हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बिहार बोर्ड से भी यही चैप्टर पढ़ा जाता है, जो आपके पूरे पॉलिटिकल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करता है। इस चैप्टर को आज हम एक बार में खत्म करने का काम करेंगे, यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस चैप्टर में हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। पर इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको निःशुल्क दी जा रही है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारी की सारी शिक्षा आपके लिए निःशुल्क है। सभी सब्जेक्ट की सभी पढ़ाई बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन या कूपन कोड या डिस्काउंट ऑफर के होती है। यहाँ एकदम निःशुल्क हिंदी माध्यम में आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ इस महत्वपूर्ण चैप्टर की आज शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि भारत के विदेश संबंध कैसे रहे हैं, या कुल मिलाकर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नीति है भारत की, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भारत ने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चलाए हैं, या क्या भारत की सोच रही है, इस पर बात करेंगे। एक दो बातें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। वो ये है कि ज्यादातर इस चैप्टर में पुराने संबंधों पर आश्रित जो भारत के दृष्टिकोण रही है उसकी बात की गई है। बहुत कंटेम्प्ररी इशूज की बात नहीं की गई है। भारत जब आजाद हुआ उस समय स्वतंत्र भारत में किस तरह की राजनीति की शुरुआत की गई और उसी क्रम में विदेश संबंध किस तरह से बनाए गए, इसमें विशेषकर से पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में बातें कही गई हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें सम्मिलित हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, यानी व्हाट वी हैव टू स्टडी, क्या क्या चीजें हमें लेके चलनी है। सबसे पहले हम जो भूमिका तैयार करेंगे उसमें समझेंगे कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति कैसी रही। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिस्थितियां बनी, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जो विदेश नीति है वो जियोपॉलिटिकल कंडीशन और यथार्थवादी स्थिति पर आधारित है, यानी कि किस तरीके के संपर्क, किस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है, उस तरह से विदेश नीति को बनाया जाएगा। मैं कई उदाहरण से भी आपको समझाऊंगा। जैसे भारत ने लगातार इन स्थितियों के अनुसार अपने जो प्रायोरिटीज हैं उसको शिफ्ट भी किया। जैसे मान लीजिए पहले सोवियत संघ से बहुत करीब रहे, जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो हम थोड़ा अमेरिका के करीब आए, हमको लगा कि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया। जैसे इजराइल फिलिस्तीन का उदाहरण ले लीजिए, तो फिलिस्तीन के तरफ हम दिखाई पड़ते थे, अब इजराइल की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति कैसी रही, क्या रही और भारत का उसमें क्या कदम रहा। फिर हम जो सबसे महत्वपूर्ण, जो इस पूरे विदेश नीति की बातचीत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, गुट निरपेक्षता आंदोलन, जिसको क्या कहा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इस पे दृष्टिकोण क्या था नेहरू का। फिर हम बात करेंगे नेहरू की चीन नीति की, क्योंकि नेहरू की चीन नीति, नेहरू की क्यों बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे कि जब देश आजाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ वो भारत के विदेश मंत्री भी थे। सो ही वॉज हैविंग अ पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑल्सो, तो इसलिए उनकी नीति को जानना जरूरी है। भारत चीन संबंध, संघर्ष एवं शांति, यानी कि भारत और चीन के कैसे संबंध रहे, पहले संघर्ष भी हुआ फिर शांति भी हुई, उसके पहले भी शांति रही, पंचशील का पूरा समझौता देखने को मिला, इस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, तो पाकिस्तान जो जिसको हमशाया मुल्क कहते हैं या पड़ोसी मुल्क कहते हैं, तो आजादी के बाद हमने लगभग दो तो घोषित युद्ध लड़े, 1965, 1971 और 1999 में उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि उनके सैनिक है, पर एक युद्ध उस समय भी चला कारगिल का। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और इसकी बातचीत करेंगे कि संबंध स्थापित करने में क्या भूमिका निभाता है। फिर भारत का परमाणु कार्यक्रम और नीति देखेंगे, जो हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी या प्रोग्राम है और उस पर हमारी क्या दृष्टिकोण है, उस पर हमारा क्या टेक है, न्यूक्लियर एनर्जीज या न्यूक्लियर जो संपन्न राष्ट्र होने के लिए हम क्या दलील देते हैं या उस पर क्या विरोध दूसरी तरफ से आता है, इस सब बातों की चर्चा करेंगे। विश्व राजनीति में परिवर्तनकारी गठबंधन, यानी कि दुनिया, यही मैं चर्चा कर रहा था कि पूरी दुनिया में जो अलायंस या कोलिशंस हो रहे हैं वो कैसे समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंज होते गए। ठीक है, कैसे कोई देश कभी शामिल था गठबंधन में, कभी शामिल नहीं था, कभी कहीं गया कभी कहीं गया, तो ये जो अलायंसेस हैं परिस्थितियों को देखते हुए इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अब यहां से हम शुरुआत करेंगे, तो ये क्या पढ़ेंगे में हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब परिचय में हम थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अगर कहानी शुरू करें तो आपको ये समझ में आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारी तबाही मची, ये सही है।
आपको पता है कि एलाइड पावर और जो मित्र राष्ट्र थे और ध्रुवी राष्ट्र थे, इन लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के गुट को लगभग इसमें जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद दो चीजें दिखाई पड़ी। एक तो पूरी दुनिया में भारी तबाही मची थी, 4-5 साल का युद्ध था वो पूरा, और लास्ट में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम भी गिरा दिया था। तो एक तो तबाही मची थी, दूसरा साथ साथ में शुरू हो गया क्या, कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध वाला मामला पूरा। अब इससे भी दुनिया में दो चीजें हुई, एक तो हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, हथियारों की दौड़ बढ़ने लगी और तनाव भी बढ़ने लगा। तो एक तो ये सिचुएशन आ रही थी। चुनौती थी विश्व पुनर्निर्माण की, यानी रीडेवलपमेंट की चुनौती थी कि भाई दुनिया को फिर से खड़ा किया जाए। इसमें अलग अलग महाशक्तियां अलग अलग तरीके अपनाने को तैयार थी। जैसे सोवियत संघ का जो पूरा कुनबा था वो चाह रहा था कि हम जो है साम्यवादी तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। अमेरिका चाह रहा था पूंजीवादी तरीकों से आगे बढ़ाएं, और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संगठन थे उनकी भी स्थापना की गई। भारत के सामने भी लोकतंत्र कायम करने और लोगों की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। भाई हमने भी तय किया था ना, राष्ट्र निर्माण की चुनौती में मैंने दो चीजें क्या बताई थी कि भारत ने यह तय किया कि एक तो हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। ये दो चीजों पर विशेष रूप से हमारा बल रहता था कि हम ये दो चीजें करेंगे। अब ये दो चीजों करने में बहुत बड़ी चुनौतियां भी थी, इतना आसान नहीं था। इसलिए नहीं आसान था क्योंकि देखिए लोकतंत्र तो ठीक है, चलिए सब चाहते थे कि एक बहुत दिन से ऑटोक्रेटिक शासन चला है, अब हमें डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो कल्याणकारी राज्य था, तो इसमें लोकतंत्र में चुनौती ये थी कि लोकतांत्रिक सुचिता सब में नहीं थी। सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए उतने तरह से तैयार नहीं थे। अपने मतों का सही इस्तेमाल करने का जो एक तरह से जो विवेक होना चाहिए बहुत लोगों में नहीं था। दूसरा, कल्याणकारी राज्य के लिए साधनों की जरूरत है, सभी की चिंता करना, सबकी भलाई करना, सबको संसाधन उत्पन्न करना, सबको रोजगार देना, दैट वाज नॉट मच इजियर। अब मैं आपको इसकी चर्चा इसलिए यहां कर रहा हूं कि इसलिए भारत के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि दुनिया के सभी क्षेत्रों से वो सहयोग प्राप्त करे। समझ रहे हैं बात को? अब अगर ऐसी स्थिति में जो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में चल रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ में, अगर भारत किसी एक गुट में शामिल होता तो शायद वो इन दोनों चीजों को ठीक से लागू नहीं कर पाता। जैसे सोवियत संघ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई समर्थक नहीं था, अगर हम सोवियत गुट में शामिल होते तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं तो डाउन होती, नंबर एक। नंबर दो, अगर मान लीजिए हम अमेरिका के तरफ ही चले जाते तो वो घोर पूंजीवाद का समर्थक था, तो हम कल्याणकारी राज्य पता नहीं बना पाते कि नहीं बना पाते। और कल्याणकारी राज्य का समर्थक बहुत ज्यादा सोवियत संघ था, वहां नियोजित विकास चल रहा था, प्लान्ड इकोनॉमी। तो हमारी ये पहल थी, हमारी ये कोशिश थी कि हम दोनों तरफ रहें, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम रख करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। तो हमने कहा कि देखिए भैया, हम सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, और आजादी के बाद हमारे लिए ये संप्रभुता वर्ड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। संप्रभुता का मतलब क्या था? अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार, अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय हम स्वयं लेंगे, किसी के कहने पर नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं? अब अगर मान लीजिए हम किसी भी एक गुट में उस समय शामिल होते तो हमारी संप्रभुता तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती। अगर हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होते, कहता ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अमेरिका भी कहता। तो हमने ये कहा कि भाई देखिए, हम सबकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं और हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित रखेंगे और हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। भारतीय विदेश नीति का विकास अनेक वर्षों के समय काल में की भू सामरिक स्थिति, इसको बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, ठीक, यानी भू सामरिक नीति के हिसाब से हम चल रहे कंडीशन या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, है ना। यानी हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति जो है और जो हमारे स्ट्रेटेजी है उसको देखते हुए हम नीति बनाते थे। आर्थिक स्थिति यानी हम इकोनॉमिक सिचुएशन को भी देखते थे, मतलब ये हमारे पैमाने होते थे नीति बनाने के। तो हमें जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन भी देखते थे और ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते थे? आर्थिक स्थिति, फिर राजनीतिक परंपरा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल कन्वेंशंस, यानी पहले से क्या होता आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके खानदान में किसी परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं तो आप भी कोशिश करते हैं ना कि उसको आगे बढ़ाएं। तो हमारे शासन में कन्वेंशन का बहुत महत्व है कि पहले क्या होता रहा है, ठीक है। सामाजिक संरचना, जिसको कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर, इसको भी हम देखते थे कि हमारा सामाजिक संरचना कैसा है और इसी हिसाब से हम नीतियां बनाते थे।
ठीक। राष्ट्रीय चरित्र यानी हमारा जो नेशनल कैरेक्टर था, राष्ट्रीय मनोबल, निर्णय निर्माणकर्ताओं की व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रभाव, यानी जो निर्णय ले रहा है उसकी अपनी क्या सोच है, इन सब मामलों को लेकर हमारी राष्ट्रीय नीति या वैदेशिक नीति बनती थी। जैसे नेहरू की जो अपनी विचारधारा थी वो भारत के विदेश नीति और पूरी नीतियों में बहुत अच्छे तरह से परिलक्षित होती है। तो भारतीय विदेश नीति का विकास इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता था। ठीक है, आगे इसकी और डिटेल थोड़ी हम चर्चा देखेंगे। इन आंतरिक कारकों के अतिरिक्त भारतीय विदेश नीति के स्वरूप निर्धारण में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पर्यावरण, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, यानी कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि गुट निरपेक्षता भारत ने अपनाया, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, मान लीजिए भारत ने गुट निरपेक्षता अपनाया, तो गुट निरपेक्षता का मतलब था कि हम किसी भी सैन्य टुकड़ी के हिस्सा नहीं बनेंगे, ना सोवियत संघ का ना अमेरिका। लेकिन अगर दुनिया में ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं होती कि दो महाशक्तियां आपस में एक दूसरे के सामने होती, तो क्या गुट निरपेक्षता कभी निकल कर आता? नहीं आता। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा इन चीजों पर इफेक्ट डाल रहा था। बड़ी शक्तियों की जो विदेश नीतियां थी, विशेष रूप से पड़ोसी राष्ट्र की, इसने भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया। बिल्कुल ठीक है, पहले हमने चीन के साथ पंचशील किया, जब धोखा हो गया तो फिर हमने उनके साथ संबंध तोड़े। तो जैसी नीतियां वहां दिखाई पड़ती थी दुनिया में, उस तरह की हम पॉलिसीज भी बनाकर चलते थे। ठीक है, भारतीय विदेश नीति कभी भी जड़ नहीं रही। जड़ मतलब कभी भी स्टैटिक नहीं रही। ऐसा नहीं कि हमने कुछ एक बात बोल दिया और हम हमेशा उसी नीति पर चलेंगे। कुछ हमारे सिद्धांत रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम शांति स्थापित रखेंगे। ठीक है, हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, ठीक, यानी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम ये सारी चीजें लेकर रखेंगे, हम ये मानते हैं। लेकिन बाकी जो नीतियां थी वो जड़ नहीं रही हैं, समय के हिसाब से बदलती रही हैं। बदलते हुए आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, बदलते रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी विदेश नीति का परिचय था कि विदेश नीति हमारी किस हिसाब से रही है, जो अंतरराष्ट्रीय सिचुएशंस रहे हैं, जो हमारे भू सामरिक स्थितियां रही, यानी कि भू स्ट्रेटेजिक सिचुएशन रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे या पड़ोसी देश किस तरह की नीति अपना रहे हैं, इसको देखते हुए बदलती रहती हैं और हम लगातार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। अब हम शुरू करते हैं नेहरू की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता से, यानी भारत के शुरुआती दौर की जो विदेश नीतियां थी वहां से। क्योंकि भारत के शुरुआती दौर में जो प्रधानमंत्री रहे वो कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू रहे। तो उनकी क्या नीति रही, उनकी क्या एक तरह से टेक रहा उनका पूरे विदेश नीति पर, इसकी चर्चा करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति की आधारशिला भी रखी, यानी ये विदेश मंत्री भी थे भारत के। इसका एक कारण था कि इन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा था। नेहरू का मानना था कि तत्कालीन विश्व द्विध्रुवीय स्वरूप के संदर्भ में भारत जैसे विकासशील देशों की नीति दोनों शक्ति खेमों से बराबर दूरी की होनी चाहिए ताकि वह अनायास ही प्रतिद्वंदिता का शिकार न हो। ठीक, तो नेहरू का यह मानना था कि जो पूरा दुनिया दो ध्रुवीय स्वरूप है, इस संदर्भ में जो भारत दो ध्रुवीय मतलब एक ध्रुव था अमेरिका, भूलिएगा नहीं इस चीज को, और एक ध्रुव था सोवियत संघ। ठीक है, तो नेहरू का मानना था कि जो ये दो ध्रुव बने हुए हैं, भारत जैसे डेवलपिंग नेशन को इनमें से किसी भी एक देश के तरफ नहीं जाना चाहिए, दोनों से दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि हम इनकी जो आपसी प्रतिद्वंदिता या आपसी जो लड़ाई है उसका शिकार ना बने और हम दोनों से फायदा ले सकें। तो सबसे पहले तो, और यही सोच जो है इसी ने जन्म दिया था गुट निरपेक्षता को। ठीक है, यानी जो दो गुट हैं हम उसमें से किसी भी एक गुट की तरफ नहीं जाएंगे। इसके दो कारण प्रमुख आप अभी समझ लीजिए। एक कारण क्या कि हमको अपना सबसे आर्थिक लाभ लेना था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उस समय परेशान थी, तो हमको तो सबसे आर्थिक लाभ लेना था, है ना। तो हम किसी एक गुट में जाते तो दूसरे से नहीं ले पाते। दूसरा, संप्रभुता को सुरक्षित रखना था, है ना, क्योंकि हम एक गुट में भी अगर जाते तो हमारी सोवर्जिनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती, फिर वो जैसा कहते वैसा करना पड़ता, हम अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते। तो ये दो प्रमुख कारण थे कि हम चाहते थे कि नेहरू की विचारधारा थी कि किसी भी एक गुट से दूरी बनाकर रखें, दोनों के गुट में से किसी भी गुट से नजदीकी न बनाएं। संविधान सभा को संबोधित करते हुए नेहरू ने एक बार कहा था कि हम चाहे जिस नीति का भी निर्धारण करें, विदेश नीति के निर्माण की कला यह निर्धारित करने में निहित है कि राष्ट्र के लिए क्या लाभदायक है। बिल्कुल, यानी हमारा विदेश नीति बनाने में सबसे प्रमुख बात क्या चलती थी? राष्ट्रीय हित, जिसको कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है,
तो नेहरू के विदेश नीति में एक इंपॉर्टेंट क्या थी, नेशनल बेनिफिट, कि राष्ट्रीय हित प्रमुख है, राष्ट्रीय हित को साध के ही हम कोई भी विदेश नीति बनाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की बात कर सकते हैं, परंतु अंततः सरकार राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य करती है और कोई भी सरकार ऐसा कोई काम करने का साहस नहीं कर सकती जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक रूप से देश के विरुद्ध हो। बिल्कुल ठीक बात। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम चाहे जितना भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की बात करें, मेल जोल की बात करें, हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो अल्पकाल रूप से या लंबे समय तक के लिए राष्ट्र के हित के विरुद्ध हो या राष्ट्र के हित से परे हो। तो हमें हमेशा राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लेना होगा, ये नेहरू विशेष रूप से मान के चलते थे। इसी के अनुरूप नेहरू ने तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, जो आज तक भारत की विदेश नीति का आधार बना हुआ है। अब आप कहेंगे सर गुट निरपेक्षता आज तक आधार कैसे बना हुआ है, ये तो सोवियत संघ के विघटन के बाद खत्म हो गया। पहले तो गुट निरपेक्षता ठीक से समझ लीजिए, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे प्रमुख पार्ट है। ठीक है, गुट निरपेक्षता क्या है इसको देख लीजिए। देखिए 1945 से शीत युद्ध शुरू हो गया, विश्व युद्ध के बाद ही। अब शीत युद्ध में दो ध्रुव बने, कौन? एक बना अमेरिका, ठीक है, दो ध्रुव, ठीक, एक बना अमेरिका, एक बना सोवियत संघ, इसका हेड था रूस। अब देखिए अमेरिका जो था, ये क्या था? पूंजीवाद का समर्थक, ठीक, और लोकतंत्र का समर्थक, ठीक है। सोवियत संघ जो था ये सत्तावादी साम्यवाद का समर्थक था, ठीक। दोनों के अंतर में कई बार मैंने बताए हैं। पूंजीवाद जो रहेगा वो निजी प्रॉपर्टी की बात करेगा, निजी स्वामित्व की बात करेगा, बाजार वाले बात करेगा और कल्याणकारी राज्य की बहुत बात नहीं करेगा। वो बोलेगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सब कुछ बाजार के हाथों में छोड़ दो, मुक्त व्यापार की बात करेगा। ये क्या बोलेगा? ये केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है, केंद्रीकृत शासन होता है, सब कुछ प्लान सरकार के हाथ में होता है और सरकार को जो है पूरा, यहाँ पर कोई भी निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है, सब कुछ पब्लिक या सरकारी होती है। एक मोटे मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। अब क्या था, दुनिया के बहुत सारे देश या तो इस गुट या इस गुट के सदस्य बन गए। भारत ने कहा कि ना तो हम इस गुट में जाएंगे ना हम इस गुट में जाएंगे। अब अंतर देख लीजिए, भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि हमें दो चीजें करनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था रखनी है और कल्याणकारी राज्य बनाना है और नियोजन के साथ आगे बढ़ना है, ये तय किया भारत ने। अब मान लीजिए हम अगर इधर चले जाते हैं तो ये तो लोकतंत्र की कहीं बात ही नहीं करता है। सोवियत संघ में कहा लोकतंत्र चल रहा था, तो हमारा फिर नीति कंप्रोमाइज हो जाएगी। दूसरा, संप्रभुता हमारी कंप्रोमाइज होगी, दोनों में से किसी एक में जाएंगे तो उसकी बात माननी पड़ेगी। और अगर हम इधर चले जाते हैं तो ये लोकतंत्र की तो बात करता है लेकिन सब कुछ पूंजीवाद की बात करता है। सारा बाजार फ्री कर दो, इंटरनेशनल ट्रेड एकदम मुक्त होना चाहिए, बाजार के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, सरकार सब कुछ नियंत्रित नहीं करेगी। तो हमने क्या कहा कि हम इन दोनों देशों से दूरी बनाएंगे, दोनों का फायदा लेंगे और हम क्या अपनाएंगे? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। अच्छा, भारत ने इससे पहले एक काम और किया। भारत ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे देश जो हाल में आजाद हुए थे या आजाद होने वाले थे उनको भी साथ लिया और एक, जैसे 1955 में एक बांडुंग सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, वहां पर एफ्रो-एशियाई देश जुटे और वो सभी देश इसी तरह विकसित होने के लिए, विकासशील होने के लिए आगे बढ़ रहे थे या नए नए आजाद हो रहे थे। तो भारत ने सबको समझाया भी कि हम इन दोनों में से किसी में जाएंगे तो इन दोनों में खूब प्रतिद्वंदिता चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट युद्ध नहीं चल रहा है लेकिन युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कभी भी फायरिंग हो सकती है और दोनों देश खूब हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। तो भारत ने कहा इससे कोई फायदा नहीं है, हम गुट निरपेक्षता करते हैं, हम दोनों गुटों से क्या करेंगे? निरपेक्ष रहेंगे। अब गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थ होना बिल्कुल नहीं था, न्यूट्रल नहीं होना है, हमें चीजों को देखते रहना है, लेकिन हम क्या करेंगे? गुटों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे, जो निर्णय सही लगेंगे वो निर्णय लेंगे, हम कौन सा गुट क्या कह रहा है इसकी ध्यान नहीं देंगे।
तो गुट निरपेक्षता का हमने क्या किया, रास्ता अपनाया कि हम दोनों में से किसी भी सैन्य टुकड़ी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी अपनी जो सिचुएशन होगी हम उस हिसाब से निर्णय लेंगे, हम संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए, गुट निरपेक्षता का जो सबसे बड़ा लाभ था वो ये कि भारत की संप्रभुता बनी हुई थी, ठीक है, जिसको सोवर्निटी कहते हैं, जिसके लिए हम कई सौ साल से लड़ रहे थे, क्योंकि हम अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए पहले क्या थे, सब पूरी तरह एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेजी लेते थे, लेकिन अब हमको स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। तो भारत के विदेश नीति का जो है वो अभी तक गुट निरपेक्षता कैसे आधार बना, अब इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, ये बात सही है कि 1991 में यानी 1991 में ये सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये एक ध्रुव खत्म हो गया। जब एक ध्रुव खत्म हो गया तो अकेला सुपर पावर ये बना, तो अब किसी भी गुट में न जाने का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि आज भी कई महाशक्तियां बनी हैं, आज भी कई विचारधाराएं दुनिया में हैं। तो इस गुट निरपेक्षता का मतलब यह है कि हम किसी एक विचारधारा के बंधक नहीं बनेंगे या किसी भी एक शक्ति के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हम अपनी स्वतंत्र रूप से नीतियां बनाते रहेंगे, उस पर अमल करते रहेंगे, उस हिसाब से निर्णय लेते रहेंगे। तो आज भी ये प्रासंगिक बना हुआ है, जो हमारे एक स्ट्रांग डिसीजन का परिचायक है। नेहरू शक्ति खेमों से दूर रहकर एक ओर तो शक्ति प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना चाहते थे और दूसरी ओर भारत की आर्थिक, तकनीकी और सैनिक विकास के लिए दोनों खेमों में राष्ट्रों से अधिकाधिक सहायता लेना चाहते थे। जैसे जो पश्चिमी राष्ट्र या अमेरिका वाला ग्रुप था वो तकनीक में आगे था, वो कंप्यूटर वाला जमाना था, मामला था, उसमें बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट होते थे, भारत उसका भी फायदा लेना चाहता था। भारत सोवियत संघ के भी संगठन का फायदा लेना चाह रहा था। तो भारत दो चीजों से बच रहा था, एक तो अगर हम दोनों में से किसी एक खेमे में जाएंगे तो जो शक्ति की प्रतिद्वंदिता है, खूब हथियार जुटाओ, लड़ाई के लिए तैयार रहो, हम उससे किनारे रहेंगे। दूसरा, हम दोनों में से दोनों गुटों का कुछ ना कुछ फायदा उठा पाएंगे, ये हमारे लिए फायदे की बात रहेगी। तो ये लगातार चल रहा था। नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुट निरपेक्षता की नीति का आशय अलगाववाद से नहीं लिया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। मतलब हम ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम गुट निरपेक्ष हो गए तो अब हमें इन देशों से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं था। हमें इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं था। लेना देना रहता था, हम इनके साथ मिलकर रहना चाह रहे थे, लेकिन यह जरूर था कि हम ऐसा नहीं था कि इनके पीछे लग जाते। अलगाववादी नीति का आशय यह होता है कि राष्ट्र अपने विश्व घटनाक्रम से अलग कर ले, हम दुनिया के जो हो रहे हैपनिंग्स हैं उसने अपने आप को काट लें, ऐसा बिल्कुल नहीं हम चाहते थे। हाँ, बस हम किसी एक के पीछे नहीं चलेंगे, इतना ही हमारा उद्देश्य रहता था, ठीक है। जबकि नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुट निरपेक्षता की नीति का आशय मात्र इतना था कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी नीति का निर्धारण उसके गुण अवगुण के आधार पर करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कोई स्थिति बनी, अब दो देश हैं, दो महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका कह रहा है कि हम इसके पक्ष में बोलेंगे, सोवियत संघ कह रहा है हम इसके पक्ष में नहीं बोलेंगे। तो जो देश सोवियत संघ के पीछे है वो बोलेंगे ठीक है नहीं बोलेंगे, जो देश अमेरिका के पीछे है वो बोलेंगे नहीं हाँ बोलेंगे। भारत ने कहा नहीं नहीं, हम ये, हमारा गुट निरपेक्षता का मतलब इतना है कि हम आपके हिसाब से तय नहीं करेंगे कि क्या करना है। हम कोई भी कंडीशन अगर आएगी तो उसके गुण अवगुण को देखेंगे, उसके फायदे नुकसान को देखेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें बोलना है कि नहीं बोलना है, बस इतना ही है। यानी कुल मिलाकर अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता हम अपने हाथ में रखेंगे, उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। हमारे कहने का कुल आशय इतना ही था, यही गुट निरपेक्षता है, इसको समझते जाइए आप। नेहरू एशिया और अफ्रीका में किसी प्रकार के सैनिक खेमे की स्थापना के विरुद्ध थे और इसे नव उपनिवेशवाद का प्रतीक मानते थे। उनका यह मानना था कि जो सैनिक खेमा अफ्रीका और एशिया में न बने, क्योंकि यही दोनों देश ज्यादा गुलामी झेले थे। सैनिक खेमा मतलब अमेरिका का कोई ऐसा देश है जो उसका पूरा सैन्य छावनी बनी हुई है और यहाँ पे सेना उतरी हुई है, लड़ाई को तैयार है, बोले कि नहीं नहीं, ये सैनिक खेमा हमारे यहाँ नहीं बनना चाहिए, अब ये दूसरे तरह से गुलाम बनाने का एक तरीका है, हम ये होने दे देंगे। भारत की दूरदृष्टि बहुत ठीक भी थी। देख लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को इस्तेमाल किया इन दो महाशक्तियों ने और दोनों आज तक डिस्टर्ब हैं। तो हमने ये कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, ये नए तरीके का उपनिवेशवाद है, नई तरीके का गुलामी है। इसी प्रकार से वे रंग भेदभाव के भी विरोधी थे। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने विश्व भर में उपनिवेशवाद और रंग भेदभाव का विरोध किया। तो भारत ने लगातार जो उपनिवेशवाद या कॉलोनिज्म होता है, जिसमें दूसरे देश को गुलाम बनाया जाता है, या जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेदभाव होता है, इसका लगातार विरोध किया, इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही। तत्कालीन विश्व में के तमाम उपनिवेशवाद और रंग भेदभाव विरोधी संघर्षों का नेहरू ने समर्थन किया। तो जो उपनिवेशवाद यानी कि जो आज़ादी के लिए जंगें चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, या जो डिमांड चल रही थी पूरी दुनिया में, जहां भी ये मांग उठी, नेहरू ने क्या किया, उसका समर्थन किया, उसमें अपनी आवाज में आवाज मिलाई कि हाँ ये गलत हो रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आदि में
तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की ओर से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग भी बनाई। और तो नेहरू ने लगातार क्या किया कि एक तो जहां जहां जिन देशों को गुलाम बनाया गया था, चाहे उनके साथ कोई जाति हो रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई और ये लगातार मांग की कि कोई नई आर्थिक व्यवस्था बननी चाहिए जिससे सबको लाभ हो, जिससे सबको क्या मिले, कुछ मदद मिल सके, सबको फायदा मिल सके। तो ये हम एक लीड ले रहे थे। नेहरू युग में पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कमोवेश रूप से सौहार्दपूर्ण रहे, सिवाय इसके कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। अब ये बात ठीक है कि देखिए पाकिस्तान तो शुरू से ही बेचारा परेशान था, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बाकी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो। ये बात अलग थी कि 1962 में चीन ने थोड़ा छुड़ा घोपा और हमसे लड़ाई की। उसमें भी उससे पहले पंचशील समझौता हुआ और एक दूसरे से बहुत अच्छे तरह संबंध बनाकर चल रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे। इसमें नेहरू की विदेश नीति का कोई दोष नहीं था, बल्कि यह चीन द्वारा एशिया में भारत की उभरती हुई शक्ति को अवरोधित करना था। तो अब ये अवलोकन माना जाता है कि इसमें ये भारत चीन जो युद्ध हुआ, इसमें हमारी विदेश नीति की कमी नहीं, बल्कि चीन जो एक तेजी से भारत उभर रहा था, पूरी दुनिया में लीड ले रहा था, नॉन अलाइन मूवमेंट या कि गुट निरपेक्षता में भी पूरा नेता बना हुआ था, उसको रोकने का ये कहीं ना कहीं प्रयास था। हालांकि चीन ये कहता है कि भारत ने हमारे आंतरिक मामले में दखल दिया इसलिए हमने युद्ध किया, तो वो दखल ऐसा नहीं था कि आप इतना बड़ा युद्ध कर लेते, और वो दखल ऐसा भी नहीं था कि अब आप तिब्बत को आंतरिक मानते हैं तो दुनिया आंतरिक माने, ऐसा भी नहीं था। तो ये बहुत प्रमुख रूप से देखा गया। अब थोड़ी सी इसी से संबंधित गुट निरपेक्षता हमने समझ ली। तो गुट निरपेक्षता ध्यान रखिएगा, किसी भी गुट से निरपेक्ष रहना मतलब किसी एक गुट के पीछे न भागना, सभी को मिलाकर लेके चलना और सभी से अपने फायदे निकलवाना। और संप्रभुता वर्ड आप जरूर यूज करिएगा अपने आंसर्स में कि हम अगर किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाते तो हमारी जो निर्णय लेने की आजादी या संप्रभुता थी वो समाप्त हो जाती और हम दोनों देशों से लाभ नहीं ले पाते। इसलिए हम गुट निरपेक्ष रहे, यही गुट निरपेक्ष आंदोलन था। और इसमें एक चीज और आप ध्यान रखेंगे आप कि भारत ने अलगाववाद या तटस्थता नहीं अपनाई कि हम अलग रहेंगे, ऐसा नहीं था। भारत अलग नहीं था, बस ये था कि अपने निर्णय अपने कंडीशंस पर लिया जाएगा। अब देखिए, नेहरू की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व चीन के साथ शांतिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। भारत बार बार चाहता था कि पड़ोसी मुल्क है, इसलिए हम शांतिपूर्ण संबंध बनाएं, दोस्ती का संबंध बनाएं, एक मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार रहे। अपनी इसी नीति के अंतर्गत भारत ने चीनी जनवादी गणराज्य को 30 दिसंबर 1949 को मान्यता दे दी। तो जो चीनी या चाइना रिपब्लिक है, यानी कि जो पहले देखिए ताइवान और चाइना में अलग अलग रहता है, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और एक ताइवान। तो भारत ने चीन को मान्यता दी कि ठीक है, आप एक देश के रूप में हैं, हम आपको मानते हैं, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र में सन 1951 से ही चीन की सदस्यता का समर्थन करता रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने चीन का सपोर्ट भी किया कि संयुक्त राष्ट्र में आप स्थायी सदस्य हो जाइए, आप परमानेंट मेंबर हो जाइए। सन 1954 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की भारत यात्रा में ही हिंदी चीनी भाई भाई का युग प्रारंभ हुआ और काफी अच्छा संबंध दोनों देशों में दिखाई दे रहा था। और पंचशील की नीति की स्थापना इसी समय हुई। तो पंचशील वो 5 नीतियां थी, 5 सहमति थी जो भारत और चीन के बीच में बनी थी, जिससे दोस्ती का माहौल दोनों देशों में क्रिएट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पंचशील में क्या क्या चीजें थी जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, ठीक। तो हम संप्रभुता वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी हम क्या करेंगे, जो अपने आपसी आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के अधिकार हैं, इसका हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और जो हमारा रीजनल एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी इंटीग्रिटी है या अखंडता है, इसको बनाए रखेंगे। परस्पर अनाक्रमण की नीति, अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर आक्रमण न करने की नीति बनाए रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था पंचशील का। एक दूसरे के मामले में परस्पर अहस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस जिसको कहते हैं, एक दूसरे के मामले में नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, कोई हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता एवं परस्पर लाभ की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या है? पीसफुल, ये हमारे विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की नीति, मतलब जियो और जीने दो, हम भी शांति से जिएंगे, आपको भी शांति से जीने देंगे, कोई इसमें एक दूसरे को हस्तक्षेप या परेशान नहीं करेगा। परंतु 1958 के बाद भारत चीन सीमा विवाद की शुरुआत हो गई। तो यह पंचशील व्यवस्था ऐसी थी जिसमें एक तरह से कोई भी एक दूसरे के आंतरिक और बाहरी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करता। एक बहुत अच्छा नीति, एक बहुत अच्छी समझौता ये हुई थी। लेकिन 1958 के बाद दोनों देशों के बीच में थोड़ा तनाव शुरू हो गया। अब तनाव के कई कारण थे। एक तो ये था कि चीन तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था, भारत इस नीति से खुश नहीं था, नंबर 1। क्योंकि देखिए, चीन और भारत के बीच में तिब्बत एक ऐसा जगह था कि अगर वो स्वतंत्र रहता तो भारत की सीमाएं सुरक्षित रहती।
दूसरा, भारत इसको आक्रमण या एक तरह से कह सकते हैं कि आक्रामकता की नीति मानता था। खैर, तीसरी, वहां से दलाई लामा भागे तो भारत में आगे, भारत ने शरण दे दिया और चीन इससे और ज्यादा चिढ़ गया। सन 1962 का भारत चीन युद्ध, अब इसमें हम देखें क्योंकि 1958 के बाद भारत चीन के बीच में सीमा विवाद यहां से प्रारंभ हो गया। इसको साइनो इंडिया वार 1962 कहते हैं, भारत चीन युद्ध 1962। तो सन 1962 का भारत चीन युद्ध कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी, बल्कि 1955 से ही चीन ने भारत सीमा पर असहयोगात्मक और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाना शुरू कर दिया था। तो बार बार जो है एक तरह से ऐसा कंडीशन बन रहा था कि दोनों देशों में तनाव बन रहा था। 1956 में ही चीन के प्रधानमंत्री चाउ भारत की यात्रा पर आए। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच सीमा विवाद पर चर्चा भी हुई। चाउ ने बातचीत के उपरांत यह विचार व्यक्त किया कि दोनों देशों के मध्य सीमा का कोई विवाद नहीं है। तो एक बार यह तय कर लिया गया कि ठीक है, दोनों देशों में कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या आगे नहीं आएगी, सब शांति रहेगी। चाउ के इस विचार से ऐसा क्या नहीं लगता कि चाउ उस समय भारत से सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे, बशर्ते कि बदले में भारत चीन के प्रति पहले की भांति महत्वपूर्ण संबंध बनाए रख सके। तो चाउ चाहते थे कि भारत चीन का संबंध ठीक रहे, अगर भारत भी संबंध ठीक रखेगा तो। व्यवहार में इसका आशय होता है कि सोवियत संघ के साथ भारत अपने संबंधों में यथेष्ट दूरी बना ले। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि लंबा गेम खेला। उन्होंने बोला कि भारत चीन के संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे, बशर्ते कि भारत भी पहले की तरह चीन से अच्छे संबंध बना ले। मतलब भारत थोड़ा सोवियत संघ के करीब हो रहा था, चीन ये नहीं चाहता था। चीन चाहता था कि आप उधर से हटक कर हमारे तरफ नजदीक आइए, और इसलिए चीन ने खेल कर दिया। उपयुक्त पृष्ठभूमि के बाद के वर्षों में चीन की सरकार ने भारत के नेफा और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में 50,000 वर्ग मील में अपना औपचारिक दावा प्रस्तुत कर दिया। तो जो हमारे भारत का जो नेफा का इलाका था अरुणाचल प्रदेश के आसपास, और जो अक्साई चीन था लद्दाख में, उस पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया, वहां पे जंग का एक तरह से ऐलान कर दिया। सीमा विवाद को सुलझाने का गंभीर प्रयास 1960 में जो चाउ की यात्रा थी भारत में, उसमें बहुत किया गया। ऐसा कहा जाता है कि चाउ ने उत्तर पूर्वी सीमा पर मैकमोहन रेखा के दोनों देशों के मध्य वैधानिक सीमा रेखा मानने का प्रस्ताव किया, बशर्ते कि भारत उत्तर पश्चिम में अक्साई चीन क्षेत्र में चीन के दावे को स्वीकार कर ले। देखिए, अब देखिए, भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनी है ना, वो अंग्रेजों के द्वारा उस जमाने में ही तय थी। उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन, ये भारत चीन के बीच में सीमा है। ठीक। तो अब हुआ ये कि चीन ने ये कहा, अच्छा भारत इसको मानता है, तो चीन ने ये कहा कि ठीक है, मैकमोहन रेखा के हिसाब से जो आप बाउंड्री मान रहे हैं हम उसको मान लेंगे, लेकिन ये हम नॉर्थ ईस्ट में मानेंगे। चाहे जो अक्साई चीन वाला हिस्सा हम कह रहे हैं वो हमको आप दे दीजिए, ये चीन ने कहा। ठीक है। तो जहां चीन ने पहले से ही सड़क बना ली थी और उसके वास्तविक नियंत्रण में था, इसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान के साथ है वो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब ये जो बोला इन्होंने, चाइना ने, कि जो हमारे कंट्रोल में ऑलरेडी है अक्साई चीन, उसको आप दे दीजिए और हम इधर वाला मैकमोहन रेखा वाला मान लेंगे। इसे एक मुश्त समझौते का प्रस्ताव कहा गया, पैकेज डील। परंतु नेहरू समस्या के वैधानिक हल पर अड़े रहे। नेहरू को लगा कि नहीं, लीगल हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लें। उनका कहना था कि दोनों क्षेत्रों पर अलग अलग विचार किया जाना चाहिए। नेहरू चाउ वार्ता के असफल होने के बाद सीमा पर विप्लवकारी गतिविधियां शुरू होने लगी। दोनों देशों के मध्य संबंधों में निरंतर गिरावट जारी रही और फिर 1962 में इसका चरणोत्कर्ष हुआ और युद्ध शुरू हुआ। नेहरू सही अर्थों में शक्ति की राजनीति के संकेत को समझ नहीं पाए। ये आलोचना की जाती है नेहरू की विदेश नीति की, कि आप समझ नहीं पाए कि कहां वो बोलना चाह रहे हैं या क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। वो युद्ध तक जा सकते हैं, वो हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जो भी नारे लग जाए, पर वो अपनी स्टैंड को लेकर अड़े हुए हैं और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये बार बार इसमें कहा जाता है। अब सीमा विवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सन 1956-57 के दौरान ही चीन द्वारा अक्साई चीन क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण किया गया। सड़क की उपयोगिता चीन के प्रवासियों के लिए पश्चिमी तिब्बत का मार्ग खोलने में थी। तो चीन चाहता था कि वहां से हम पश्चिमी तिब्बत की तरफ रास्ता निकालें और अक्साई चीन के इलाके से ही निकालना चाहता था। जब 1954 में चीन के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की तो उन्होंने नेहरू को आश्वासन दिया कि चीन मैकमोहन रेखा का सम्मान करता है, परंतु 1960 में चीन ने भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा बोल दिया। अभी मैंने आपको समझाया, यही सीमा विवाद का कारण था कि पहले पंचशील समझौता हुआ, चीन ने कहा कि हम मैकमोहन रेखा को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके में उसने सड़क बना ली, जमीन हथिया ली और वहां से विवाद शुरू हुआ। जुलाई 1959 में चीन की सेना लद्दाख के खुरनक किले तक आ गई और अक्साई चीन के क्षेत्र में भारतीय रक्षा दल को बंदी बना लिया। तो जो इंडियन पेट्रोल पार्टी थी, क्या होता है कि आर्मी की पेट्रोल पार्टी होती है जो घूम घूम के अपने इलाकों का रेकी करता है, देखता रहता है सब ठीक है कि नहीं।
तो चीन के सेनाओं ने उसको भी बंदी बनाया, उसको भी रोका और एक तरह से एक आक्रमणकारी नीति अपनाई। भारत के शांति प्रस्ताव के बाद भी चीन ने भारतीय क्षेत्र के 50,000 वर्ग मील के क्षेत्र में अपना दावा प्रस्तुत किया। चीन का रक्षा दल नेफा के खिंजेम नामक स्थान से भारतीय सीमा रेखा में घुस आया। तो ये शुद्ध रूप से आक्रमण वाली कार्यवाही थी। भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय कि बड़ी संख्या में चेकपोस्ट स्थापित किए गए और जंग की शुरुआत एक तरह हो गई। अब ये जो स्वरूप था वो धीरे धीरे कैसे जंग में बदला, तो इस पृष्ठभूमि में चीन की सेना 8 सितंबर 1962 को पूर्वी क्षेत्र के स्थित नेफा में मैकमोहन रेखा को पार करके भारत में घुस आई। चीनी सेना द्वारा नेफा के बड़े भाग पर कब्जा किया गया। नेहरू ने चीनी सेना का प्रतिकार करने का आदेश भारतीय सेना को दे दिया कि भाई आप लड़िए। 20 अक्टूबर को चीन ने नेफा और लद्दाख क्षेत्र में भयंकर आक्रमण किया। 25 अक्टूबर तक चीन की सेना मैकमोहन रेखा को पार करते हुए भारत के 16 मील अंदर घुस आई। 16 नवंबर तक चीन की सेना बोमडीला को पार करते हुए असम तक आ गई। पूरे लद्दाख क्षेत्र पर चीन का अधिकार हो गया। तो बहुत बड़े इलाके में चीन ने एक तरह से अधिकार कर लिया और हम एक तरह से युद्ध पराजय की स्थिति में आ गए। भारत चीन के युद्ध चलते भारत को बहुत क्षति हुई। अमेरिका और ब्रिटेन ने तत्काल भारत के लिए सैन्य सहायता घोषित की। सोवियत संघ लेकिन यहां पर तटस्थ बना रहा। अब देखिए, अमेरिका चाहता था कि यहां भी भारत की हेल्प करके कम से कम भारत को अपने गुट में मिलाएं, और सोवियत संघ जिससे नजदीकी के कारण चाइना से खट्टापन बढ़ा था वो अभी भी तटस्थ या न्यूट्रल बना रहा। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी कि जहां हम हैं वहीं से सीज फायर करते हैं, अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। अब जब युद्ध विराम हो गया तो जहां तक वो टिके हुए हैं वो टिके रह गए। चीन ने भारत से नियंत्रण रेखा के 20 किलोमीटर अंदर तक सीमा का सम्मान करने की मांग की, जबकि भारत यथास्थिति का पक्षधर बना रहा। तो चीन ने कहा कि जो सीमा है वहां से 20 किलोमीटर अंदर तक हम अपनी एरिया को मानेंगे, इसको आप मान लीजिए। भारत ने कहा कि नहीं, जो पहली बनी थी वही माना जाएगा। भारत चीन युद्ध नेहरू की विदेश नीति की बड़ी असफलता थी। चीन ने पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए जो आज तक चले आ रहे हैं, ठीक है। और वन बेल्ट वन कॉरिडोर वाला जो रोड है, पूरा वन बेल्ट वन रोड वाला जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक बड़ा अच्छा संबंध बना रहा है, जो उसी एरिया से निकल के आ रहा है जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा हिस्सा है। तो धीरे धीरे फिर स्थितियां कैसी हो गई कि चाइना और भारत के संबंध तो कटु हो गए। पाकिस्तान जो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो चाइना और पाकिस्तान में नजदीकी आ गई और भारत को वहां पर अपनी जमीन गंवानी पड़ गई थी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर भारत और चीन संबंधों की रूपरेखा है जो युद्ध के रूप में आपने देखी। और जो पंचशील समझौता है यानी एक शांतिपूर्ण माहौल था वो भी देखा, उसके बाद युद्ध की स्थिति भी देखी। और फिर 1962 के युद्ध के बाद एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही वो ये कि फिर दोबारा कभी दोनों देशों में युद्ध नहीं हुआ। इसके कई कारण थे। एक कारण तो ये था कि भारत भी सैन्य रूप से अब और क्षमतावान बनता चला गया, तो चीन को भी अंदाजा है कि अब 62 का जमाना नहीं है कि वो युद्ध करेगा तो इतनी आसानी से मामला शांत रहेगा। दूसरा, इस समय चीन का एक बड़ा दुश्मन अमेरिका भी बना हुआ है, तो अमेरिका भारत के भी अच्छे संबंध इसमें हो सकते हैं। तीसरा ये कि भारत और चीन के बीच में एक बहुत बड़े लेवल का व्यापार चल रहा है। व्यापार एक ऐसी चीज है ना जो बड़े बड़े युद्धों को समाप्त कर देती है। इस दौर में आप कह सकते हैं कि भारत चीन में एक शीत युद्ध है, लेकिन डायरेक्ट युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार स्टेक पर लगा हुआ है। इसलिए भी भारत और चीन में कई बार लड़ाई नहीं होती है। हालांकि कुछ मामले ऐसे थे जिसमें चीन और भारत में थोड़े गतिरोध दिखाई दिए, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि अब मामला थोड़ा शांतिपूर्ण बना हुआ है, ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब भारत पाक युद्ध को भी हम देख लेंगे, यानी भारत पाक युद्ध या भारत पाक संबंध को भी अगर चर्चा करें तो यह भी आपके वैदेशिक संबंध का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा। तो पिछले 5 दशकों में दक्षिण एशिया के दो बड़े राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों का इतिहास परस्पर संदेह की राजनीति रहा है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परस्पर संदेह की राजनीति, जो दोनों देश एक दूसरे पर संदेह करें, डाउट करें, है ना। और डाउट करने का मतलब यह है कि हम कभी भी आपकी नीति के समर्थक नहीं हैं, हम हमेशा आपको डाउट की दृष्टि से देखेंगे, कभी भी अच्छी संबंध नहीं रह पाए। और इसका ये अच्छा उदाहरण है, दिखाई इस नीति का अच्छा उदाहरण भारत पाक संबंध है। संदेह की आवश्यकता से अधिक मात्रा दो राष्ट्रों के मध्य संबंध को कितने निम्न स्तर तक पहुंचा सकती है, ये भारत पाक संबंध इसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल ठीक बात। तो एक दूसरे पर डाउट करके या संदेह करके अगर आप नीति बनाएं तो कोई भी दो देश कितने खराब स्थिति में पहुंच सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भारत पाक संबंध में आप देख सकते हैं। क्योंकि खास करके पाकिस्तान ने जो स्थिति पैदा की है और जिस तरह की चाल, कूटनीतिक चाल या जिस तरह की रवैया उसने अपनाया है, ये निश्चित तौर पर एक आलोचना का ये भागी बन सकता है, बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खराब नीति उसने अपनाई है। ऐतिहासिक, जाति, भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से शायद ही कोई दो राष्ट्र
इतनी साम्यता रखते हों, लेकिन 1947 के घटनाक्रम के बाद दोनों राष्ट्रों के नीति निर्देशकों को घेर रखा है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी अजीब बात है कि जितना ज्यादा कल्चरल एकता, जितना ज्यादा भाषा के आधार पर एकता, जितना ज्यादा भौगोलिक परिस्थितियों में एकता भारत पाकिस्तान में है, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा कटु और वैमनस्यता बनी हुई है। इसका केवल और केवल कारण एक तरह से कह सकते हैं ईर्ष्या और संदेह की राजनीति की वजह से ये संबंध खराब बने हुए हैं। अब अगर आप भारत पाक तनाव के दो प्रमुख कारण देखें, वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन दो प्रमुख कारणों की चर्चा करें तो प्रोफेसर बलजीत ने बताए हैं कि पाकिस्तान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं को मानता है, जबकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों के पास हैं। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिमों का इकलौता देश मैं हूं, तो जो कोई भी मुस्लिम इलाका होगा वो मेरे देश में होना चाहिए। पहली बात तो ये, इसी के लिए उसने कश्मीर पर भी दावा बोला था। यही अवधारणा पाकिस्तान द्वारा किए गए प्रचार का स्रोत है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता यथार्थ में सैद्धांतिक है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। बार बार पाकिस्तान कहता है कि देखो, भले भारत कहता है कि हम सेकुलर हैं सेकुलर हैं सेकुलर हैं, पर भारत कहीं सेकुलर नहीं है, वो एक हिंदू राज की तरह करता है और मुसलमानों के प्रति बहुत हिंसा है यहाँ। परिणामतः दोनों राष्ट्रों के मध्य सामान्य सी समस्याओं को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। कश्मीर समस्या का परीक्षण इसी संदर्भ में किया गया। तो छोटी मोटी समस्याओं को इतना बड़ा कम्युनल या सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता रहा है। और कश्मीर को लेकर भी उसका स्टैंड यही था कि कश्मीर की बहुत जनता जो है वो मुसलमान है, भारत उनके साथ अन्याय करता है, वो कश्मीर की जो है वो भारत पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। ठीक है, भारत के प्रति पाकिस्तान का नजरिया हमेशा अल्पसंख्यकों की मना स्थिति को प्रभावित रहा है। यह मना स्थिति विभाजन के पूर्व के दिनों में कांग्रेस मुस्लिम लीग की प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। तो ये जो मुसलमानों को लेकर स्थिति दिमाग में जो चलता रहता है खुराफात पाकिस्तान के, यह आज़ादी के पहले भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चलती थी और उस लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी कि इतना ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा मुस्लिम लीग ने करवाई कि देश का विभाजन होना पड़ा। विभाजन के बाद इसी मना स्थिति ने भारत की समकक्षता प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान को प्रेरित किया। तो पहले तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लड़ाई चलती थी, बाद में मुस्लिम लीग जब चली गई और पाकिस्तान बन गया तो वही प्रतिद्वंदिता पाकिस्तान को भारत के प्रति हो गई और ये लगा कि हम भारत से ऊपर जाएंगे, भारत को हराएंगे, भारत से आगे निकलना चाहते हैं। पर उसके लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने के बजाय हमेशा बाधा उत्पन्न करने वाले काम पाकिस्तान करता रहा है। कश्मीर का प्रकरण भारत पाक संबंधों में सबसे बड़ा अवरोधक रहा है। तो जो तनाव की स्थिति दोनों स्थितियों में बनी है वो कश्मीर का प्रकरण है। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौती में मैंने कश्मीर इश्यू को बहुत डिटेल में आपको बताया था कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ तो ये उस समय भारत में लगभग 565 रजवाड़े थे। तो ये बोला गया कि भाई देखिए, जो राजा चाहे वो भारत में शामिल हो, जो चाहे वो पाकिस्तान में चले जाएं, जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह लें। तो बहुत सारे ऐसे राजा थे छोटे मोटे जो पाकिस्तान में भी गए, बहुत सारे भारत में शामिल हुए। अब कुछ जबरदस्ती कर रहे थे, जैसे हैदराबाद का निजाम, जूनागढ़ गुजरात का, जूनागढ़ वाला कह रहा था हम पाकिस्तान में जाएंगे, था वो भारत में। हैदराबाद का निजाम कह रहा था हम स्वतंत्र रहेंगे। तो भारत ने एक तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई और जरूरत पड़ने पर सेना का इस्तेमाल करके भी उनको भारत में शामिल किया। अब कश्मीर के जो महाराजा थे वो हरि सिंह थे। तो हरि सिंह ने ये कहा, हिंदू राजा, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, स्वतंत्र बने रहेंगे। पाकिस्तान ने भी मान लिया। पाकिस्तान अंदर अंदर ये सोच रहा था कि देखो यहाँ मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, भले आज हरि सिंह कह रहे हैं लेकिन वो धीरे से हमारे में शामिल हो जाएंगे, नहीं तो हम करा लेंगे। धीरे धीरे पाकिस्तान बदमाशी करने लगा, वो उनका जो खाद्यान्न है वो रोकने लगा, उनके ऊपर जो है जबरदस्ती के प्रेशर बनाने लगा। नहीं मानने पर उन्होंने क्या किया, कुछ आदिवासी और कबायलियों को घुसा दिया कश्मीर में और जबरदस्ती लड़ाई लगवा दी और साथ में पाकिस्तानी सेना का भी सपोर्ट अंदर अंदर दे दिया। अब जब सेना कश्मीर में चढ़ने लगी और कश्मीर खतरे में आ गया, श्रीनगर तक वो आ गए, तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि अगर आप हमारे साथ मिलते हैं, अगर हमारे में विलय करते हैं, तभी हम आपको मदद देंगे। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ भारत में मिलने का निर्णय किया। अब पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, ये गलत है, इन्होंने जबरदस्ती विलय करवाया है। दूसरा, भारत ने इस मामले को यूएन में भी उठाया, तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम अपनी सेना, पहले तो कहा सेना ही नहीं है, फिर कहा हमारी सेना है। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप पहले अपनी सेना हटाइए, फिर जरूरत पड़ने पर भारत धीरे धीरे हटाएगा और जनमत संग्रह भी करा लेगा। अब पाकिस्तान आज तक कहता है कि भारत ने जनमत संग्रह नहीं कराया, जबरदस्ती पाकिस्तान को कश्मीर को अपने में मिलाया है। भारत कहता है जब आप पहली शर्त ही नहीं माने कि हम सेना को हटाएंगे तो दूसरी शर्त की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, वहां के लोगों ने ही अपना संविधान बनाया है, भारत के संविधान के अलावा एक संविधान बनाया है और उसमें लिखा है कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर और वो कभी बदला नहीं जाएगा। फिर अलग अलग चुनाव में वहां के लोगों ने अपना तकदीर और मुस्तकबिल चुना है। तो आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले? ये तो हमारा इंटरनल मैटर है और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये तनाव बना हुआ है। तो अक्टूबर 1947 में आदिवासियों के छद्म आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी और भारत ने विलय को स्वीकार करते हुए तुरंत हरि सिंह को सैन्य सहायता प्रदान की। भारत की ओर से वायदा किया गया कि जैसे ही कश्मीर आक्रमणकारियों से मुक्त हो जाएगा, वहां की विधि और व्यवस्था स्थिति स्थापित हो जाएगी, कश्मीर के भारत में विलय का प्रश्न जनमानस के द्वारा निर्धारित कर लिया जाएगा। भारत ने कहा जब वहां स्थिति सामान्य हो जाएगी तो अपने आप वहां के लोग मिलकर अपनी स्थिति को तय कर लेंगे और वहां के लोग अपने भविष्य को चुन लेंगे। भारत द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इसका आशय अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में जनमत संग्रह से है कि दुनिया के लोग देख लेंगे और हम जनमत संग्रह करा देंगे। भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर में शांति बनाए रखने का आग्रह किया, परंतु पाकिस्तान बराबर युद्धकारी भूमिका अपनाए रखा और पाकिस्तान हमेशा यहाँ क्या करता है, प्रॉक्सी वॉर, खुद नहीं लड़ेगा, आतंकवादियों को घुसा देगा। कारगिल में भी यही किया। तो बोलते हैं ना जैसे पीठ पीछे छुप के वार करना, वो वाली हालत रहती है इसकी। ऐसी स्थिति में भारत ने प्रकरण को सुरक्षा परिषद में संदर्भित किया। जो यूनाइटेड नेशन बना था उसमें नया नया बना था, खास करके अभी 8-10 साल हुए थे उसको बने हुए, और उसकी एक सुरक्षा परिषद होती है, आपको पता है, जिसको आप सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। उसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। उस समय ब्रिटेन था, अमेरिका था, चीन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था। तो भारत को लगा कि हो सकता है वहां की सुरक्षा परिषद भी कोई कड़ा एक्शन ले। तो सुरक्षा परिषद ने क्या किया, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने आकर जांच की और कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान से कहा कि पहले आप सीना बाहर निकालिए, पर पाकिस्तान उस पर भी राजी नहीं हुआ। अब भारत पाकिस्तान युद्ध का स्वरूप कैसा है, कैसे युद्ध आगे बढ़ा, क्या इसका तरीका होता था, क्या कारण होता था, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लें। अब देखिए, जो सोवियत वीटो था भारत पाकिस्तान युद्ध का, एक चीज आप समझ लीजिए कि कश्मीर हमेशा से बैकग्राउंड रहा। अब जब कश्मीर बैकग्राउंड रहा तो वो सोवियत संघ, खास करके जब यूनाइटेड नेशन में ये लोग जाते थे तो वहां सोवियत संघ भारत का साथ देता था, वीटो पावर उसके पास था, तो कश्मीर पर कोई दाल गलती नहीं थी। तो अब एक कहावत सुनी है ना आपने कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उस तरह वाली स्ट्रेटेजी से फिर क्या किया पाकिस्तान ने कि युद्ध की नीति, एग्रेशन की नीति अपनानी शुरू की। इसकी शुरुआत अगर 1965 के जंग की बैकग्राउंड करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा गुजरात का हिस्सा है, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का पूरा जो बॉर्डर है वो गुजरात से लेके कश्मीर तक है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो गुजरात का हिस्सा है वहां का जो कच्छ था ना, वहां पर वो बार बार जो है घुसपैठ करने की, चौकियों को कब्जा करने की, वहां पर लगातार आक्रमण करने की, ऐसे प्रयास बार बार पाकिस्तानी कर रहे थे, उकसा रहे थे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझ में आएगा, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसमें इन्होंने क्या किया कि आतंकवादियों को, या जो कह सकते हैं कि आतंकवादी एक तरह से मुख्य रूप से, इनको कश्मीर में घुसाने का प्रयास करते थे और बाद में कहते थे कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बॉर्डर पे तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है, वहां पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, तो उसके थ्रू वो घुसा देते थे और घुसाने के बाद कहते थे हमें मतलब नहीं, हुआ के आतंक मचाते थे। तो ये कार्रवाइयां धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगी। फिर कश्मीर के छम क्षेत्र में भी ये लोग पूरा आक्रमण करके और पहल करना शुरू किए और जगह जगह पर इन्होंने धीरे धीरे हर मोर्चे से घेरना शुरू किया। इनको हवा दे रहा था चीन खास करके, और चीन के प्रभाव में आकर ये धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर भारत को युद्ध करना पड़ा, युद्ध में उतरना पड़ा। तो सोवियत वीटो के चलते संयुक्त राष्ट्र में भारत से कश्मीर प्राप्त करने में असमर्थ पाकिस्तान ने हथियारों का सहारा लिया और ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया। इस दुस्साहस में उसे अमेरिका और चीन से प्रेरणा मिल रही थी, यह बात ठीक है। सन 1965 से 66 की अवधि में अमेरिका से पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियारों की प्राप्ति हुई। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत हथियार दिए, और जब हथियार देता था पाकिस्तान को तो उसको लगता था कि अब तो मैं कुछ भी कर लूंगा। यही पाकिस्तान की आदत रही है, पीछे से उकसा के। अभी देखिए ना, क्रीमिया वॉर में क्या, यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, सभी नाटो कंट्रीज, अमेरिका लगता था कि यूक्रेन के लिए मर मिटेंगे, लेकिन जब वॉर शुरू हुआ तो बस बाहर से चिल्ला रहे हैं, छोड़ दिया उसके हाल पे। तो पाकिस्तान के आक्रामक तेवरों की शुरुआत कच्छ क्षेत्र से हुई, जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। पाकिस्तान ने भारत की सीमा में विद्यमान कच्छ क्षेत्र को हस्तगत करने के लिए 1965 में भयानक आक्रमण किया। तो मैंने आपको ये बताया कि जो कच्छ का एरिया था, जो गुजरात का पूरा पैटर्न था, उसमें बार बार ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वहां पर आक्रमणकारी नीति अपना रहे थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कच्छ के घटनाक्रम के 3 माह बाद अगस्त 1965 में बड़े पैमाने पर कश्मीर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ शुरू हो गई। तो कच्छ में वहां पर कुछ चौकियों पर हमला किया, कुछ कब्जा भी किया। उसके बाद से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, 1965 में क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर में पाकिस्तानियों को घुसाना, इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया। इसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिसको घुसपैठ कहा जाता है, वो शुरू कर दिया और बोला कि हमारा इनसे मतलब नहीं है। ये शुरू से रहा है। 99 का जो कारगिल वॉर था, उसमें क्या हुआ, कारगिल वॉर में सीधे वहां पे शहीद हुए उसके अपने जिसको कहते हैं सैनिक,
और उसको बोलता है कि नहीं नहीं ये तो हमारे आदमी ही नहीं है, लाश लेने से तक इनकार कर दिया। भारत ने उसका क्रियाकर्म किया। भारत द्वारा आपत्ति करने पर पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि उसका इन घुसपैठियों से कोई संबंध नहीं है। ये इसकी शुरू से आदत रही है। 1 सितंबर 1965 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर का जो छंब क्षेत्र है, अब ये उसी के एरिया में है, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इफ्तिखाराबाद भी कहते हैं इसको, यहां पर आक्रमण कर दिया। 6 सितंबर 1965 को भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान के दबाव को कम करने के लिए भारत पाक की पंजाब सीमा पर आक्रमण किया। तो अब जब ये देखा भारत ने कि भैया ये आप मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो 6 सितंबर को हमने भी जो पंजाब वाला जो बॉर्डर था उस पर हमला प्रारंभ किया और घुसना शुरू कर दिया। इसका एक उद्देश्य भारत पाक की पंजाब सीमा पर होने वाली किसी संभावित आक्रमण को रोकना था। युद्ध 23 सितंबर तक चला। तो हमने पहले आक्रमण इसलिए कर लिया कि पंजाब पर भी वो आक्रमण करके कभी भी युद्ध कर सकते थे, तो प्रोएक्टिवली आप पहले आक्रमण कर दीजिए ताकि इस दबाव को झेल सकें। यह निष्कर्ष विहीन रहा क्योंकि सुरक्षा परिषद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत दोनों देशों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया और 25 फरवरी 1966 तक 5 अगस्त के पहले की स्थिति बनाए रखने पर सहमत हो गए। तो फिर क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि लड़ाई चलती रही, कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा था। और हालांकि हम बहुत अंदर तक घुस गए थे, भारत ने बहुत अच्छी पोजीशन ले ली थी, लाहौर के आसपास तक पहुंचने वाले थे हम, अच्छे खासे टेरिटरीज भी हमारे कब्जे में थे। लेकिन फिर सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप और सारे समझौतों से हुआ कि 5 अगस्त तक दोनों सेनाएं जहां थी वहां चली जाएं और युद्ध विराम की घोषणा हुई। अब इसके बाद आया ताशकंद समझौता। ताशकंद उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, मतलब सोवियत संघ का ही शहर था, और ताशकंद में यह समझौता कराने का प्रयास किया गया कि दोनों देशों में जो तनाव उसको कम किया जाए, जो टेरिटरीज ली गई हैं उसको आदान प्रदान किए जाए। और वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे और वहां से भी प्रधानमंत्री पहुंचे। दोनों राष्ट्रों ने 22 सितंबर 1965 की मध्य रात्रि से युद्ध विराम लागू कर दिया, परंतु तनावपूर्ण वातावरण बना रहा। इसे समाप्त करने की दृष्टि से सोवियत रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्जेई कोशिजिन ने दोनों राष्ट्रों को रूस में ताशकंद नामक शहर में बुलाया। ये टेलीफोन किया कि भाई आ जाइए, आप लोग क्यों तनाव चाह रहे हैं। और उस समय तो दोनों महाशक्तियां तो लीड लेने के प्रयास में रहती थी, चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, जहां उनको लीड मिल जाए पहले भड़का देंगे, फिर दिखाएंगे हम बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनको समझौता कराएंगे, शांतिपूर्ण माहौल बनाएंगे, ये सब चलता रहता था। 1 जनवरी 1966 में संपन्न इस वार्ता में भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान, ये 2 लोगों ने भाग लिया और बात होनी शुरू हो गई। यही वो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा जब वहां पर लाल बहादुर शास्त्री फिर लौटे नहीं, वहां उनकी मृत्यु भी हो गई और बड़े संदिग्ध स्थितियों में हो गई। मुख्य प्रावधान क्या थे, तो ताशकंद घोषणा पत्र में जो प्रमुख प्रावधान थे, दोनों राष्ट्र अच्छे पड़ोसी का संबंध विकसित करने का प्रयास करेंगे, एक अच्छे पड़ोसी बनेंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों राष्ट्र अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे, दोनों देश युद्ध विराम का रेखा सम्मान करेंगे। तो 25 फरवरी तक सभी जो सेनाएं हैं वो वापस खींच ली जाएंगी और जो सीज फायर होगा, जो युद्ध विराम होगा, उसका सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर हम घुसपैठ करते रहेंगे। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी इंटरनल मामलों में, और भारत की कभी आदत भी नहीं रही है हस्तक्षेप करने की। लेकिन अब पाकिस्तान कुछ आदतन ऐसा मजबूर आदमी है, मतलब देश है कि क्या कहें। एक दूसरे के मध्य प्रचार से दोनों देश विरत रहेंगे। ये भी होता था कि भाई खासकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रचार करता था, भारत ये कर रहा है, भारत मुसलमानों को ऐसा करता है, भारत यहाँ पर मानवाधिकार का हनन करता है, ये सब करता रहता है। तो इसमें ये होगा कि एक दूसरे के प्रति आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। दोनों देश के उच्चायुक्त पुनः अपने पद को धारण कर लेंगे और दोनों राष्ट्रों के मध्य सामान्य कूटनीतिक संबंध बनेंगे। अब देखिए होता क्या है कि अलग अलग देशों के राजदूत या उच्चायुक्त जो है सभी देशों में रहते हैं। जैसे दिल्ली में सभी देशों के राजदूत यहाँ रहेंगे, भारत के राजदूत अलग अलग देशों की राजधानी में रहेंगे। तो जब युद्ध होता है तो ये राजदूत वापस चले जाते हैं अपने अपने देश। तो अब वहाँ ये हुआ कि या इनको कहीं कहीं इनको हाई कमिश्नर बोला जाता है, जहाँ हाई कमीशन होती है। तो ये बोला गया कि अब जो ये राजदूत हैं ये वापस अपने अपने जगहों पर चले जाएंगे। हाई कमीशन जो है पाकिस्तान वाला भारत में आएगा, भारत वाला पाकिस्तान में जाएगा, यानी एक अच्छे संबंध बनाने का प्रयास होगा। दोनों राष्ट्र आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध पुनः विकसित करेंगे। तो फिर से कल्चरल और इकोनॉमिक जो हमारे रिलेशन है वो फिर से सही होंगे और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। दोनों देश युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे। युद्ध में जो भी बंदी आपस में पकड़े गए हैं उनको अदला बदली कर देंगे, छोड़ा जाएगा। दोनों राष्ट्र शरणार्थियों की समस्या हेतु बातचीत करेंगे। तो जो रिफ्यूजीज हैं इनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए बात करेंगे कि भाई, क्योंकि हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती में आपको पहले ही बताया था कि रिफ्यूजियों या शरणार्थियों की चुनौती बहुत बड़ी थी। तो कोई आकर रहता था बिना, उसकी जमीन कहीं दूसरे देश में रह गई थी, उसकी संपत्तियां दूसरे देश में रह गई थी। तो इनको कैसे बसाया जाए, कैसे एक अच्छा रहने सहने का माहौल दिया जाए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। परस्पर हित से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश वार्ता करेंगे।
सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मुस्लिम लीग ने यह मांग रखी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाले बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान में रखा जाए। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान की नई इकाई का जन्म हुआ जो पाकिस्तान का भाग थी। तो अब 65 से हम कहां पहुंच गए, 71 में पहुंच गए। तो ये हमारी 65 वाली जो पूरी लड़ाई थी, इसका तो आपने क्रक्स समझ लिया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। पहले हमने भारत चीन वाला युद्ध 1962 लड़ा था, फिर 1965 में आए। जब 1965 का युद्ध आए तो उसका जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट कारण देखा, एक कक्ष क्षेत्र में आक्रामकता पाकिस्तान द्वारा, और दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था? पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ या हथियार बंद पूरी प्रक्रिया। तो ये दो कारण थे जिसके कारण 1965 की जंग हुई और उस जंग के बाद ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, जंग हुई 65 में। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 1971 की लड़ाई में। अब देखिए 1971 में क्या हुआ। 1971 में, अब आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो एक आज जो आप पाकिस्तान देखते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान था और मेन जो कमांड चलता था, जो मेन शासन चलता था, वो वहां से चलता था। और आज का जो आप बांग्लादेश देखते हैं वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, वो ईस्टर्न पाकिस्तान था। ठीक है, अच्छा, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान हमेशा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा करता रहा। वहां पर विकास प्रक्रियाएं नहीं होती थी, वहां पर ठीक से इलेक्शंस नहीं होते थे और वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिलते थे, भेदभाव रहता था। इसके खिलाफ वहां के लोगों ने एक आंदोलन या विद्रोह कर दिया। वहां पर शेख मुजीबुर रहमान एक नेता उभरे जिन्होंने पूरे इस आंदोलन को लीड किया और जब वो इलेक्शन जीतने लगे, वहां पॉपुलर होने लगे, तो फिर क्या किया गया, वहां मिलिट्री शासन करके और आंदोलनकारियों को कुचले जाने लगा, दबाए जाने लगा, सेना लगा दी गई। अब इसके विरोध में क्या हुआ, इसके विरोध में या इससे डर कर बहुत सारे लोग भारत में आकर छुपने लगे, भारत में आकर बसने लगे। अब इससे भारत को भी रिफ्यूजी समस्या का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन को अपने यहाँ इन्फिल्ट्रेट होने देना, ऑलरेडी विभाजन वाले रिफ्यूजीज की समस्या थी ही, और वहां के लोग भारत से ह्यूमन या मानवीय आधार पर मदद भी मांग रहे थे। तो फिर भारत ने क्या किया कि वहां के जो विद्रोही पूरी टीम थी, मुक्ति वाहिनी पूरी चलती थी, उसका पूरा समर्थन किया। बाद में सैनिक सपोर्ट के द्वारा लड़ाई में भी हिस्सा लिया और बांग्लादेश को आजाद कराया, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कर एक नया देश बांग्लादेश बनवा दिया। इस लड़ाई में पहली बार भारत ने अपनी तरफ से थोड़ी आक्रामकता दिखाई थी और वो जरूरी भी था क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल सुरक्षा है वो हमारे सुरक्षा के लिए हानि हो रहा था, वो पूर्वी पाकिस्तान वाला इलाका। ठीक है, इंदिरा गांधी यहां पर प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी ने स्टैंड लेते हुए एक तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मुस्लिम लीग ने मांग रखी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाले बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान में रखा जाए। देखिए दो स्टेट का मुख्य रूप से विभाजन हुआ था, एक पंजाब का, तो पंजाब से इधर जो लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए, पश्चिम वाले लोग, और फिर वहां पर 2-3 अलग अलग राज्य बन गए, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, पंजाब, ये 2-3 यहाँ वहां के और हाँ कराची तो खैर उसी का, सिंध। ठीक है, तो ये 3-4 वहां पर प्रोविंस बने, राज्य बने। और जो बंगाल का डिवीजन हुआ तो जो ज्यादा मुसलमान थे वो पूर्वी बंगाल में चले गए और वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। बाकी इधर पश्चिम बंगाल हमारा हिस्सा रह गया, जिसको हम आज भी वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो अब जिन्ना ने बोला कि जो बंगाल में ज्यादा मुस्लिम है वो पूर्वी बंगाल में चले जाएं या उसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान की नई इकाई का जन्म हुआ जो पाकिस्तान का हिस्सा था। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपुल पार्टी को। तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो पूर्वी पाकिस्तान में नेता बन गए, जीत गए, और पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो जीत गए। इसे देखते हुए भुट्टो ने एक नए लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह तर्क दिया कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही देश के 2 भाग हैं, अतः पाकिस्तान पीपुल पार्टी को पूरे देश के लिए सरकार बनाने का अधिकार है। अब देखिए, इधर जीते थे शेख मुजीबुर रहमान,
इधर दिखे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो और बाद में उनका पूरा वंशज चलता रहा। तो बेनजीर भुट्टो जिनकी हत्या हो गई, और अभी उनके लड़के हैं भुट्टो जो वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम देख रहे हैं, मतलब सरकार में शामिल है वो। तो ये जो पूरा एक तरह से तर्क दिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने, उन्होंने कहा कि भैया देखिए देश एक ही है, अब पूर्वी पाकिस्तान में भले ही जीत गए हो शेख मुजीबुर रहमान, पर पूरे पाकिस्तान पर शासन हमारा चलेगा। एक तरह से तानाशाही वाला बात कही उन्होंने। पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में कहा गया कि नहीं ये गलत है, ये इस चुनाव का नहीं माना जाएगा, हम ही पूरे देश पर लागू करेंगे, शासन करेंगे, और मार्शल लॉ लागू करके सेना उतार दी गई। इससे पूर्वी पाकिस्तान में अराजकता और हिंसा फैल गई। अब लोग जो उनको जिताए थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो हिंसक हो गए, वो एक तरह से कह सकते हैं कि वायलेंट हो गए, और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। प्रारंभिक रूप से भारत ने इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला समझकर तटस्थ रहने का निर्णय किया, परंतु कालांतर में पाकिस्तान की सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर किए जा रहे निर्मम अत्याचार के चलते भारत ने मानवीय आधार पर इसके खिलाफ आवाज उठाई। ये इंपॉर्टेंट बात था। शुरू में तो भारत को लगा कि ठीक है वो उनका इंटरनल मैटर है, हम इसमें ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमको क्या मतलब है। फिर भारत को ये लगा कि नहीं, ह्यूमन एंगल से अगर देखा जाए, क्योंकि वहां की जो सेना थी वहां के लोगों को बुरी तरह क्रश कर रही थी, और खास करके वो पश्चिमी पाकिस्तान से ही सेना वहां जाती थी, वहां के लोग ही रहते थे। इधर के लोगों को बुरी तरह से मारना, लूटना, मतलब हर तरह से प्रताड़ना दी जा रही थी कि नहीं आपको किसी कीमत पर जो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान पीपुल पार्टी वाली बात है, वो माननी पड़ेगी, शेख मुजीबुर रहमान नेता नहीं रहेंगे, और बड़ी बुरी हालत वहां पर हो गई। और जब बुरी हालत हो गई तो भारत ने फिर इसके खिलाफ आवाज उठाया। मार्च और दिसंबर 1971 के बीच भारत को एक विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा, जब 1 करोड़ यातना पीड़ित शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ गए। तो अब ये देखा गया कि मार्च और दिसंबर 1971 के बीच ये स्थिति हुई कि लगभग 1 करोड़ लोग, क्योंकि देखो वो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका और बांग्लादेश से फिर बंगाल का इलाका है ना, तो ये एकदम इतना ज्यादा जिसको कह सकते हैं पैक्ड बॉर्डर उस समय नहीं था। तो बहुत सारे लोग भाग भाग के मानवीय आधार पर भारत में आकर छुपने लगे। अब इतने सारे लोगों का भारत करेगा क्या, भारत को समस्या हो गई। उस समय क्या है, कई बांग्लादेशी आज भी भारत में बसे हुए, अब तो नागरिक हो गए। तो भारत को इस समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने वापस पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में कई प्रयास भी किए गए। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रयास किया। दूसरी ओर पाकिस्तान सारा दोष भारत पर मरने लगा। पाकिस्तान बार बार कहने लगा कि ये जो हिंसा भड़क रही है हमारे देश में, इसके पीछे भारत है, भारत चढ़ा रहा है, भारत इन हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों को सपोर्ट कर रहा है, भारत पीछे से जो है शरणार्थियों को सपोर्ट कर रहा है और वहां से हथियार दे रहा है, क्योंकि वहां पूरा एक मुक्ति मोर्चा बन गया और वो पूरा लड़ने भी लगे सरकार से। तो भारत ने बोला कि भारत इसमें सारा पूरा हेल्प कर रहा है। भारत पर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण से यह सहज ही आभास हुआ कि वह पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को भारत पाकिस्तान समस्या में बदलने में इच्छुक है। पाकिस्तान का शुरू से यह ध्येय रहा है कि कुछ भी मैटर मिले कि हम ये भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में दिखाएं। कश्मीर वाला इशू था, उसमें कुछ दाल गल नहीं रही थी, बाकी वो दिखाता रहता था। तो अब उसने पूर्वी पाकिस्तान के पूरे हलचल को भारत पाकिस्तान के एक कलह के रूप में दिखाना शुरू किया कि ये तो हम दोनों के देशों में एक कलह का मुद्दा बना हुआ है, भारत इसमें जानबूझकर हस्तक्षेप कर रहा है। इस तरह की बात वो करने लगा। सन 1971 में भारत को यह आभास हो गया कि समस्या के समाधान के लिए हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। अब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों और मुक्ति वाहिनी वहां पर एक पूरा टीम चल रहा था जो पाकिस्तान से स्वतंत्रता होने की मांग कर रही थी, वो लड़ाई लड़ रही थी, उसको सहायता देने की शुरुआत कर दी। तो भारत ने अब खुलकर क्या किया, इस मुक्ति वाहिनियों को हथियार और जो जरूरी सामान थे, छुपने की जगह थी, सब कुछ भारत सरकार ने देना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद पूर्वी पाकिस्तान की समस्या भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गई। भारत सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना से मोर्चा लिया। तो भारत घुस गया, बोला कि अब बहुत हो गया, अब चलो मारेंगे घुस के, जो होगा भागो यहां से। तो अब मुक्ति वाहिनी और भारत सरकार की सेना दोनों एक साथ मिल गई। लगभग 2 सप्ताह तक चले इस युद्ध के अंत में पाकिस्तानी सेना के सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसको सरेंडर, और इस समय लगभग 93,000 सैनिक, 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया, भारत के सामने अपना एक तरह से कह सकते हैं कि हार स्वीकार की। और वहां से फिर खबर आई कि बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है, और बांग्लादेश नामक नया देश। तो एक ही माने, अगर आप भारत के युद्ध इतिहास की बात करें या भारत के सामरिक इतिहास की बात करें तो थोड़ा सा ना गौरव फील कराने वाला मोमेंट लगता है। मतलब ऐसा कि घुस के मारा, भगाया, वहां से नया देश बना दिया, जाओ खत्म करो कहानी। आधा पाकिस्तानी तोड़ दिया,
सोचो अगर दोनों तरफ पाकिस्तान होता तो कैसी स्थिति बनती, और वो आधी समस्या ही जड़ से खत्म कर दी। और देख लीजिए बांग्लादेश से हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, थोड़े बहुत वो घुसपैठी वाले मामले रहते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो हम कभी भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं कि हर समय गोलाबारी चल रही है और सेना शहीद होकर सेना के जवान घर आ रहे हैं, तो ये समस्या तो आधी हमने वहीं निपटा दी। तो 1971 में कुल मिलाकर हम घुस के हम लड़े, उनको कैदी बनाया, सरेंडर करवाया और नया देश वहां बनवा दिया। तो ये 71 वाली जंग की हालत रही। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ या बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र था। तो बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनेगा, इस बात को रिकॉग्नाइज करने वाला दुनिया में जो पहला देश बना। देखिए कोई भी जब देश होता है ना तो उसको रिकॉग्निशन मिलनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जगह बोले कि हम एक नए देश हैं, तो वो एक नया देश के रूप में तब मान्यता मिलेगी जब सभी देश उसको स्वीकार करें कि हाँ हाँ आप एक देश हैं, ठीक है आप एक देश हैं। कई बार एक ही देश के अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि हम नए देश हैं। लेट सपोज मान लो कि ये इंडिया है मान लीजिए, तो अगर इंडिया में से कोई भी एक स्टेट कल को बोले कि हम एक नए राज्य हैं, एक नया देश है, तो क्या वो देश मान लिया जाएगा? जब तक कि पूरी दुनिया के लोग नहीं बोले। तो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया भारत ने। 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल से मुक्त कर दिया, जो 25 मार्च 1971 से कारागार में बंद थे। तो 25 मार्च लगभग 1 साल से जो जेल में बंद थे मुजीबुर रहमान, उनको छोड़ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। फरवरी 1972 में शेख मुजीब के भारत दौरे के समय भारतीय पक्ष द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि भारत 25 मार्च 1972 तक अपनी सारी सेना बांग्लादेश से वापस बुला लेगा। अब देखिए अब एक कंडीशन और थी। कंडीशन ये थी कि भाई भारत ने बांग्लादेश में अपनी सेना भेजी हुई थी, और भारत ने जो सेना भेजी हुई थी उससे ये भी तो कोई दूसरा देश रहता पाकिस्तान जैसा, तो अब वहां पे तो जीत लिया था लड़ाई, चाहता तो खुद ही उसको कब्जा करके बैठ जाता। लेकिन और पाकिस्तान इसको बोलता भी कि भारत ने तो उस देश को खुद हथियाने के लिए काम किया है, पर हमने शुरू से बोला था कि हम यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता के लिए यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम यहाँ पर अपना कोई शासन चलाने नहीं आए हैं, और भारत ने स्पष्ट किया कि हम अपनी सेना यहाँ से धीरे धीरे वापस बुला लेंगे। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि 25 मार्च 1972 तक हम अपनी सारी सेना बांग्लादेश से वापस बुला लेंगे। भारत ने 12 मार्च 1972 यानी जो निर्धारित थी उससे 12 दिन पहले ही अपनी पूरी सेना बांग्लादेश से वापस बुला ली। अब ये कहानी हुई 2 जंग 1900। अब देखिए 19, एक चीज आप नोट करते चलिएगा, 1965 भारत पाक युद्ध, ताशकंद समझौता। ठीक, ये कई बार लोग भूल जाते हैं कि कौन सा समझौता कब कैसे कैसे हुआ, है ना। तो अब ये भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में और ये समझौता हुआ 1966 में। अच्छा, यहां पर 1971 भारत पाक युद्ध, और इसके बाद एक समझौता था शिमला समझौता है, या जिसको शिमला एग्रीमेंट बोला गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक बात आएगी कि सर भारत पाकिस्तान युद्ध में कारगिल युद्ध का नाम क्यों नहीं आता है? देखिए दोनों जो घोषित युद्ध थे, जो पूरी दुनिया के सामने मिलिट्री युद्ध थे, वो यही थे। कारगिल युद्ध में तो पाकिस्तान बुजदिली कर गया ना, वो बोला कि हमारी सेना है ही नहीं, सेना लड़ रही है, सेना शहीद हो रही है, और साफ उसने बोल दिया कि ये तो हमारी सेना नहीं थी, ये तो कोई घुसपैठिए थे जो हमें नहीं पता कौन है। तो इसलिए ऑन रिकॉर्ड जो 2 युद्ध थे वो यही 2 युद्ध थे, और उनसे संबंधित समझौते भी ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान के साथ ये दूसरा युद्ध भी समाप्त हो गया, तो उसके बाद भारतीय सेना और भारत के सभी लोग काफी जोश में थे। बांग्लादेश संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम एकता का नारा एक चुकी हुई शक्ति हो चला है। बिल्कुल ठीक बात। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान ये बार बार दावा करता था कि पूरे एरिया में मुसलमानों का रहनुमा मैं हूं। जब बांग्लादेश के लोगों ने ही वहां पे विद्रोह कर दिया था, नया राष्ट्र बना लिया, तो मुस्लिम एकता एक कहीं सुनी बात हो गई। कोई एक पाकिस्तान बांग्लादेश में तो राम रावण का बैर हो गया, तो ये बात तो किनारे हो गई। इस पुनर्विचार का परिणाम शिमला सम्मेलन के रूप में निकला। तो अब ये हुआ कि भाई अब थोड़ा सा पुनर्विचार किया जाए कि आगे कैसे चलना है, तो शिमला समझौता आया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने के मध्य एक वार्ता हुई, जिसमें इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो थे कि चलिए एक वार्ता करते हैं, एक बातचीत करते हैं। सम्मेलन में युद्धबंदियों की अदला बदली, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता, भारत और पाकिस्तान के मध्य कूटनीतिक संबंध के सामान्यीकरण पर बात हुई। तो 2-3 बातें हुई। भारत ने कहा भाई भारत ने भी कहा कि ठीक है युद्धबंदी, आप हमने युद्धबंदी रखे हैं, आप ले सकते हैं उसको। दूसरा कि जो बांग्लादेश एक नया देश बना है, पाकिस्तान से कहा गया कि आप भी उसको मान्यता दीजिए कि हाँ वो एक देश है।
और कूटनीतिक संबंध आगे बढ़ाने चाहिए। जुलाई 1972 में शिमला समझौते पर दोनों पक्षों में हस्ताक्षर किए गए। शिमला समझौता द्विपक्षीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो दोनों देशों का खास करके भारत का ये मानना था कि देखिए इसमें दुनिया को बहुत इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बायलैटरल इशू है, हम द्विपक्षीय मामला रखेंगे। कश्मीर के मामले में भी हम ये कहते हैं कि भाई देखिए इसे द्विपक्षीय मामला है, हम इसको आंतरिक मामला सुलझा लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो द्विपक्षीयता का सिद्धांत था कि दो देश आपस में बात करके समझा सकते हैं, वो शिमला समझौता में दिखाई पड़ा। इसमें किसी तीसरे देश को आकर समझौता नहीं कराना पड़ा। जबकि ताशकंद वाले में था, जब भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ तो सोवियत संघ को बीच में आना पड़ा था। इस प्रकार समझौते के तहत कश्मीर प्रकरण को किसी भी क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जा सकता। अब यहां क्लियर किया गया, देखिए शुरुआत में हमसे थोड़ी मिस्टेक कहिए या उस समय की कंडीशंस के हिसाब से हम उसको यूएन में ले गए थे। शिमला समझौता में हमने स्पष्ट किया कि अब हम कश्मीर को किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बात नहीं करेंगे, ये हमारा आपस का मामला है। परंतु पाकिस्तान आए दिन कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तथा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में उठाता रहता है, ये तो उसकी आदत है, ठीक है। तो ये अब आपने समझ लिया होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध की क्या भूमिका रही। तो 3 युद्ध कौन कौन से हमने प्रमुख रूप से देखे, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध के 2 युद्ध। दोनों युद्धों का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो और दोनों के साथ संबंधों की स्थिति को अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि चीन से भारत का शुरुआत में अच्छा संबंध रहा। भारत ने उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलवाने में भी मदद की। बाद में हमारा उनसे पंचशील समझौता भी हुआ, लेकिन 1962 में सीमा विवाद को लेकर, तिब्बत के मामले को लेकर जंग हुई, भारत को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। और उसके बाद हालांकि आर्थिक निर्भरता एक दूसरे पर इतनी ज्यादा है कि फिर कोई प्रत्यक्ष युद्ध देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान क्या है, लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करता रहता है, लगातार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करता रहता है। और 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद युद्ध करना पड़ा और 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ। दोनों युद्धों में भारत विजयी रहा। ये भारत के पड़ोसी देशों के साथ विदेशी संबंध के विषय में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ी बात करेंगे भारत के परमाणु कार्यक्रम या भारत के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका क्या मतलब है, भारत इसमें अपनी क्या विचार रखता है, क्या इसमें नीतियां बनाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखिए, अगर हम पृष्ठभूमि थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल से ही भारत की यह दृढ़ नीति रही कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाए। अब देखिए, जब भारत ने अपनी विदेश नीति बनानी शुरू की, भारत ने अपनी सारी नीति बनानी शुरू की, तो एक वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, वो था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, मतलब पूरी दुनिया में शांति बने रहना चाहिए, ये सबसे प्रमुख बात थी। और भारत ने परमाणु वाले संदर्भ में हमेशा ये कहा कि भाई किसी भी तरीके से हमें एक तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु शक्तियों का प्रयोग करना है। जैसे ऊर्जा के लिए, मान लीजिए आज न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली भी बनाई जाती है, तो हम इन चीजों के लिए तो इस्तेमाल करें, लेकिन हम किसी भी कीमत पर हथियार बनाकर किसी को मारने के उद्देश्य से न बनाएं। अच्छा, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1945 भारत 47 में आजाद हुआ, 45 में ही हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बड़े बम गिराए गए थे, तो उससे तबाही का मंजर पूरी दुनिया ने देखा हुआ था। 20 नवंबर 1957 को नेहरू ने वक्तव्य दिया कि कोई भी व्यक्ति भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता, परंतु मैं अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ हो जाए, हम किसी भी समय परमाणु ऊर्जा का प्रयोग बुरे कार्यों के लिए नहीं करेंगे। इस आश्वासन के साथ का कोई शर्त नहीं जुड़ी है, क्योंकि एक बार शर्त जुड़ जाने के बाद आश्वासन का मूल्य नहीं रह जाता। ये बात ठीक है। तो हमने कहा हम कोई भी शर्त को जोड़े बिना, कोई भी इफ बट किए बिना ये घोषित करते हैं कि कभी भी हम परमाणु शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। शांतिपूर्ण माहौल हमेशा बनाए रखने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के काल में भी भारत परमाणु नीति यथावत जारी रही, तो हम इस चीज को लेकर आगे भी बढ़ते रहे कि ठीक है, हम शांतिपूर्ण माहौल के लिए रहेंगे, हम कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाने के बाद भी भारत ने परमाणु बम बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। तो अब हमारी आसपास की शक्तियां परमाणु सशक्त हो रही थी। उस समय पूरी दुनिया में शस्त्र की दौड़ यानी रेस टू आर्मामेंट चल रहा था, फिर भी भारत उस समय तो गुटनिरपेक्षता था। भारत तो ये बार बार कह रहा था कि जो ये शस्त्रों की दौड़ चल रही है, जो ये शीत युद्ध चल रहा है, ये दुनिया के लिए घातक है, हमें इससे बचना चाहिए, इसका कोई लाभ नहीं है। तो भारत तो हमेशा इसके विरोध में रहा था। उन्होंने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय रखा। तो शांतिपूर्ण उद्देश्य यानी हम ऊर्जा कैसे उससे बना सकते हैं, रिएक्टर्स कैसे बना सकते हैं जिससे हम बिजली बनाएं, ये सब प्रयास हमारा रहा।
परंतु एक से अधिक अवसरों पर शास्त्री जी ने यह विचार व्यक्त किया कि यह नीति परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बदली भी जा सकती है। तो जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये बात कही कि देखिए भैया, ये बात तो ठीक है कि हम शांतिपूर्ण माहौल के लिए, शांतिपूर्ण परिस्थितियों के लिए या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही परमाणु नीति चला रहे हैं, लेकिन अगर परिस्थिति बनी, अगर चीज़ों में सुधार नहीं हुआ तो हम ये बदल भी सकते हैं। यानी हमारा एक प्रयास ये था कि हम दुनिया को बताएं कि हम ऐसा नहीं है कि हमेशा अपनी सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर लोग प्रयास करेंगे संतुलन बिगाड़ने का तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम या परमाणु नीति जड़ या स्थिर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक चीज गौर करिए आप, 1962, 65 और अब हम 1971 तक पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी का जमाना आ चुका था। तो जब हम पहुंचे तो 3 लड़ाइयां भारत ने लड़ ली। चीन परमाणु संपन्न होता जा रहा था, दुनिया में शस्त्रों की दौड़ चल रही थी। तो भारत ने भी अब कहना शुरू किया कि भैया हमारी जो परमाणु नीति है ये जड़ नहीं है। जड़ नहीं है का मतलब क्या है? हमने बोला है कि हम शांतिपूर्ण कामों के लिए यूज करेंगे, पर इसका मतलब नहीं कि हम इसको बदल नहीं सकते। अगर हमें ये लगेगा कि हमारे सुरक्षा को कोई खतरा है, कोई चैलेंज है, तो हम इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं और हम इसके लिए आगे भी बढ़ सकते हैं। परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने भारत के परमाणु विकल्प को खुला रखने का निर्णय लिया और इसी का नतीजा था कि 1974 में आखिरकार हमने परमाणु परीक्षण किया। ठीक, तो शुरुआत हमारा कैसा हुआ? हमारे परमाणु नीति की क्या बैकग्राउंड कैसा है कि जब हम आजाद हुए तो हमने कहा कि भाई हम कभी भी बिना किसी शर्त के बोलते हैं कि कभी भी हम शक्ति के लिए या बम बनाने के लिए या बुरे कार्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई शर्त भी नहीं रखेंगे कि भैया हमको खतरा महसूस हो रहा है तो हम कर लेते हैं, नहीं तो आगे चल के क्या होगा, कुछ नहीं, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर धीरे धीरे शास्त्री जी ने कहना शुरू किया कि परिप्रेक्ष्य में हम किसी परिप्रेक्ष्य में इस नीति को बदल भी सकते हैं। और इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जड़ नहीं है, स्टैटिक नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम परमाणु परीक्षण कर भी सकते हैं। उसी बीच 1968 में परमाणु अप्रसार संधि आई, जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा गया। अब देखिए ये विकसित देशों की एक बड़ी चाल थी। हुआ क्या कि देखिए शीत युद्ध चल रहा था ऑलरेडी, और दोनों जो महाशक्तियां थी, सोवियत और अमेरिका, दोनों को एक दूसरे को डराने के लिए बड़ी मात्रा में हथियारों को जुटाना पड़ रहा था। अब जब बड़ी मात्रा में हथियारों को जुटाना पड़ रहा था तो उस पर खर्च भी बहुत ज्यादा आ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ रहे थे। दूसरा, बहुत सारे देश भी परमाणु परीक्षण की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो इनको लग रहा था कि जो परमाणु शक्ति का दादागिरी हमारे पास है, सबके पास हो जाएगा तो मतलब क्या रहेगा। कुल मिलाकर फिर उन्होंने कहा कि यह हम परमाणु परीक्षण को रोकना चाहिए, हम एक ऐसी ट्रीटी करें कि अब कोई भी देश परमाणु परीक्षण न करे। भारत इसको विभेदकारी मानता था। भारत को लगता था भाई आप करके संपन्न हो गए, हमारी सुरक्षा का क्या, और हम तो आपके पीछे रहेंगे फिर। तो सन 1968 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई और इसे परमाणु अप्रसार संधि का नाम दिया गया। संधि का मुख्य प्रावधान यह था कि कोई भी परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र जिसने संधि पर हस्ताक्षर किया हो, किसी भी गैर परमाणु राष्ट्र को न तो परमाणु शक्ति के विषय में जानकारी देगा और न कोई सहायता करेगा। ये बहुत देखिए किस तरह की बात थी। इससे क्या प्रावधान रखा गया कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं या जो इस टेक्निक को जानते हैं, वो अब किसी भी ऐसे देश को परमाणु परीक्षण करने में मदद नहीं करेंगे या टेक्नोलॉजी नहीं देंगे जो इस पर साइन न करे। और साइन करने का मतलब क्या था कि हम अपना प्रसार नहीं करेंगे, है ना। तो अब अगर मान लीजिए कोई देश है और वो इस संधि पर साइन नहीं करता है, तो जिसके पास परमाणु वाला हथियार है, उससे संबंधित कोई भी सहायता या टेक्नोलॉजी वो उस देश को नहीं देगा। ठीक, यानी कुल मिलाकर वो पूरी तकनीक अपने पास रखना चाह रहे थे, दूसरे देशों तक जाने नहीं देना चाहते थे। भारत ने संधि को विभेदकारी मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। भारत द्वारा यह कहा गया कि भारत चीन द्वारा अनेक परमाणु विस्फोट करने के कारण अपनी परमाणु नीति में बदलाव करने के लिए विवश हो गया है। तो भारत ने यह कहा कि भाई देखिए चीन हमारे बगल में है, हमसे युद्ध भी हो चुका है, खतरा भी है और वो कई परमाणु विस्फोट कर रहा है, इसलिए हमको भी अपनी परमाणु नीति बदलनी पड़ेगी। भारत ने संधि को विभेदकारी माना क्योंकि संधि इस बारे में कोई प्रावधान नहीं करती है कि पहले से परमाणु कार्यक्रम चला रहे राष्ट्रों का क्या होगा। तो भारत ने कहा आप जिसने नहीं परमाणु हथियार बनाए हैं उसको तो आप बोल रहे हैं कि नहीं आगे बढ़ाना है, और जो पहले से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है या जिसका चल रहा है या जो बना चुका है, जैसे उस समय चीन था, उसका क्या होगा? वो बनाता रहेगा, उसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं रहे। पहले से विद्यमान परमाणु हथियारों के संबंध में भी कोई बात नहीं कही जा रही है, यानी जिसने बना लिया, जो परमाणु कार्यक्रम चला रहा है वो तो ठीक है, और जिसने नहीं किया वो हमेशा के लिए मौन हो जाए। फिर उसके बाद 1974 में हमने अपना परीक्षण कर डाला और हमने अपना परमाणु परीक्षण करके दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे। तो 18 मई 1974 को भारत द्वारा राजस्थान के रेगिस्तान में
पोखरण नामक स्थान पर पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। भारत द्वारा किए गए इस परमाणु परीक्षण पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। पाकिस्तान इससे बौखला गया। तो जो ये परमाणु परीक्षण भारत ने किया, इससे कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई और पाकिस्तान को तो बौखलाया नहीं था, पाकिस्तान तो उसका विरोध करता ही, इसमें कोई दो राय नहीं था और हमने लाफिंग बुद्धा के नाम से इसको किया। पश्चिमी शक्तियों विशेष रूप से अमेरिका ने इस पर अप्रसन्नता जाहिर की। कनाडा ने कटु प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत को दी जाने वाली सभी परमाणु सहायता बंद कर दी। चूंकि कनाडा वगैरह वाले जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया जो देश है, वहां से यूरेनियम इस तरह के पदार्थ बहुत मिलते हैं जो इसमें काम आते हैं, उन्होंने सब सहायता देनी बंद कर दी। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र ने भारत द्वारा परमाणु विस्फोट पर प्रसन्नता जाहिर की। अब एशिया अफ्रीका क्यों प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि वो दूध से जले हुए देश हैं। एफ्रो एशियाई सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ये सब पहले से चल ही रहे थे, वो यही सब ग्रुप था। तो ये पिछले देश थे, ये नीचे के देश थे जिनको ऊपर वाले हमेशा डराते धमकाते थे। तो इनको लग रहा था कि हमारा कोई भाई है जिसने कर लिया, तो ये लोग प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे थे। फिर परमाणु क्या हुआ? भारत क्या परमाणु शक्ति बना। तो 1974 के एक्सप्लोजन के बाद फिर हम परमाणु शक्ति बने। 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए और इसका उद्देश्य एक पूर्ण प्रतिरोध क्षमता का निर्माण करना था। तो 74 वाले परीक्षण से अभी पूरी दुनिया में बहुत लोग तो ये भी मानते थे कि नहीं भारत कह रहा है पर अभी उसके पास शक्ति है नहीं, या भारत केवल अभी जो है शुरुआती दौर में रहे। पर 1998 में हमने ये पूरी तरह से इसका परीक्षण करके पूरी दुनिया को बता दिया कि अब हमारे पास हथियार हैं, हम ये कर सकते हैं। 1974 में जब परीक्षण हुआ तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 98 में जब परीक्षण हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर भी हमने देश को, दुनिया को बता दिया कि हम परमाणु संपन्न देश हो गए हैं। बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारे प्रतिबंध भारत पर लगाए गए। अमेरिका की CIA की बहुत तगड़ी नजर थी। एक मूवी भी आई थी परमाणु, आई थिंक जॉन अब्राहम की, आप कभी देखिएगा, थोड़ा सा उसमें बताने का प्रयास किया गया कि हम किस मुश्किलों से हमने परीक्षण किया था। तो भारत ने ये बता दिया था। सफल परीक्षण के उपरांत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि भारत अपने परमाणु अस्त्रों का प्रयोग आक्रामक उद्देश्य से नहीं करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है नो फर्स्ट यूज। भारत ने बताया कि हम कभी भी अपने तरफ से पहले इस्तेमाल परमाणु हथियारों का नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? यानी हम पहले कोई हथियार नहीं चलाएंगे, हमें कोई अगर मारेगा तो हम फिर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भारत न तो परमाणु अस्त्रों की दौड़ में भागीदार बनेगा और न ही आगे परीक्षण करेगा। अब उस समय हमने ये स्पष्ट किया कि भाई देखिए, हम आर्मामेंट के ऐसा नहीं कि हमने परीक्षण कर लिया तो हम खूब अब हजारों हजार हथियार बनाएंगे परमाणु, ऐसा नहीं है। और न ही हम कोई आगे परीक्षण करेंगे। हमको जो टेस्ट करना था, हमको जो अपने विश्वास के लिए जो चीजें करनी थी हमने कर ली और अब हम आश्वस्त हैं। अब हम इसको धीरे धीरे कम ही करेंगे, रोकेंगे। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। फ्रांस ने इस पर चिंता जाहिर की। अमेरिका और ब्रिटेन ने ज्यादा कठोर रुख अपनाते हुए भारत के विरुद्ध कई पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया। बहुत सारे देशों ने कहा कि भारत ये ठीक नहीं कर रहा है और प्रतिबंध। भाई देखिए, जो पहले से सुपर पावर है वो किसी और को होता हुआ क्यों देखेंगे? इन लोगों ने तो भारत को हमेशा से एक गुलामी और दासता वाला देश देखा था कि हम गुलाम बनाएंगे, दास बनाएंगे। कई सौ सालों तक जिसने राज किया हो उसके सामने अगर कोई उठ के खड़ा हो तो उसके पेट में तो दर्द होगा। ये चीज यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ठीक है। रूस ने इस पर क्षोभ व्यक्त किया, जबकि चीन ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। जर्मनी ने भारत को दी जाने वाली 300 बिलियन डीएम जर्मन की मुद्रा की सहायता रोक दी। जापान ने भी $1 बिलियन की सहायता जो थी उसको पुनरीक्षण करने की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने विरोध का स्वरूप भारत से अपने उच्चायुक्त वापस बुला लिए। सोचिए, देखिए कितना बड़ा शिफ्ट हमने, भारत ने कौन सी यात्रा की, आप समझिए जरा इस बात को। आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब भारत के मित्र हैं। और 1998 में ऐसे कंडीशन आई कि उन्होंने अपने एम्बेसडर तक वापस बुला लिए। पता है कब होता है? जब युद्ध की स्थिति आती है तब होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे भारत ने अपनी यात्रा की और इस यात्रा में देखिए एक चीज ध्यान रखिए, भारत ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई। भारत ने कभी गलत स्टेप नहीं लिए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, आज नरेंद्र मोदी हैं। हमने कभी भी इन हथियारों का, इन परीक्षणों का गलत इस्तेमाल करके दुनिया को बोलने का मौका नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, हमने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से हम आर्थिक प्रगति के मार्ग से अपने देशवासियों के जो परिश्रम है, कलेक्टिव जो एफर्ट है, उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। हम किसी के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं हैं। और भारत ने लगातार बोला था कि हमें आतंकवाद से खतरा है, कोई मानता नहीं था।
और जब 9/11 हुआ ना, जब 2001 में घुस के मारा, 11 सितंबर को घुस के मारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और उसके बाद यहाँ पर संसद पर उनके, तब उनको लगा कि हाँ आतंकवाद है, और तब उन्होंने समझना शुरू भी किया। फिर धीरे धीरे भारत से प्रतिबंध हटाए गए। तो इतने बड़े बड़े सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए, इतने बड़े बड़े हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद भी धीरे धीरे भारत उभर के आया। यूरोपीय यूनियन के मतानुसार भारत द्वारा किए गए परीक्षण परमाणु अप्रसार तथा परीक्षण प्रतिबंध संबंधी के विरुद्ध हैं। इसी बीच एक CTBT भी आया था 96-97 के आसपास, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक उसी समय आया था, और उसके 1-2 साल बाद ही हमने परीक्षण कर दिया। उस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में ये कहा जाता है कि कोई भी नया देश परीक्षण नहीं करेगा, और भारत ने उसको तो कर दिया 98 में। तो उसको भी माना गया कि ये जो CTBT आ रहा है इसके खिलाफ भी भारत जा रहा है, ये ठीक नहीं है, और उसकी आलोचना शुरू हो गई। अब वर्तमान परमाणु नीति, तो ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक, हमने समझ लिया। क्या समझा? पहले आजादी के बाद बोले कि हम किसी भी कीमत पर इस्तेमाल नहीं करेंगे परमाणु हथियारों का, या परमाणु शक्तियों का हम गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, या शक्ति बनाने के लिए। फिर जब हमसे युद्ध होने लगे, हमको दबाया जाने लगा, तो 1965 में के आसपास लाल बहादुर शास्त्री जी ने और फिर इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया कि भाई हमारी जो परमाणु नीति है वो कोई जड़ नहीं है, स्टैटिक नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम इसको बदलेंगे। 1974 में पहला और 1998 में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में कर दिया। पूरी दुनिया से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, पूरी दुनिया में इसका विरोध भी हुआ, पर हम अपने बात पर अटल रहे। अब प्रेजेंट की बात करें तो भारत की वर्तमान परमाणु नीति के 3 घटक हैं। पहला, न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध, मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस। राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत यथोचित परमाणु क्षमता को अपने पास रखेगा। यह क्षमता न्यूनतम स्तर पर रहेगी। भारत ने नीति बनाई कि देखिए हम अपने देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो मिनिमम हथियारों की जरूरत है वो बनाएंगे। ये नहीं कि हम 1000 परमाणु हथियार बनाकर 20,000 परमाणु हथियार बनाकर स्टॉक बनाएंगे, बेचेंगे और डराएंगे, ऐसा नहीं है। मिनिमम डिटरेंस के लिए जरूरी है। मतलब मान लो पाकिस्तान कल को बोलता है हम मारेंगे, तो उसको मारने के लिए हमें 20 थोड़ी चाहिए, 1-2 उड़ा देंगे, हो गया काम। तो इतना मिनिमम बना के रखेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं बनाना है। दूसरा, हाँ, भारत भविष्य में किसी परमाणु परीक्षण के बिना अपेक्षित न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध बनाए रख सकता है। भारत को पता है कि हमें आगे कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है, तो भारत ने बोला कि हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट आगे नहीं करेंगे, हम मिनिमम जो चाहिए हमें अपने काम के लिए उतने भर का हमने रख लिया है, उतना उसी परीक्षण से काफी है। भारत स्वेच्छा से आगे और परीक्षण नहीं करेगा, परंतु यदि भविष्य में भारत की सुरक्षा के समक्ष कोई खतरा पैदा होगा तो अपनी नीति का पुनरीक्षण कर सकता है। ये भारत की पॉलिसी है। भारत ने बोला कि हम अपनी इच्छा से कोई परीक्षण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई देश कुछ ऐसे स्टेप उठाएगा जिससे हमें लगेगा कि हमारी सुरक्षा को खतरा है या हमको उकसाया जा रहा है, तो फिर हम सोच विचार करेंगे कि हम आगे क्या स्टेप लेना है। ये इंडिया ने बहुत क्लियरली बोल दिया है। ज्ञातव्य हो कि न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का आशय उस क्षमता से है जो किसी आक्रमण को निरस्त करने के लिए होता है। इसको मिनिमम डिटरेंस क्या बोलते हैं, न्यूनतम प्रतिरोध। मैंने जो पारंपरिक सुरक्षा वाला चैप्टर पढ़ाया था बुक 1 में, उसमें बताया था न्यूनतम प्रतिरोध मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई मारने आ रहा है, तो अगर वो थप्पड़ चलाने आ रहा है तो कम से कम आपका भी हाथ ऐसा रहे कि उसको देख कर लगे कि आप भी थप्पड़ मार सकते हैं। यानी आपके पास कोई बिना मतलब का हमला करने न आए, इतना आप भी अपने सुरक्षा को रखिए बनाकर कि कोई आपको चैलेंज न दे पाए। ये इसको न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं। यानी मिनिमम डिटरेंस वाली जो सीमा है वो बनी रहनी चाहिए। दूसरा, तो पहला हमारा था कि मिनिमम बना कर रखेंगे। दूसरा, परमाणु अस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज। ये सबसे हमारा प्रमुख बात है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हम पहले अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे। ये हमने स्पष्ट बोल दिया है। आगे कोई कुछ करता है तो वो जाने। तो भारत ने अपनी ओर से एक पक्षीय घोषणा कर दी है कि वह कभी भी किसी राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं करेगा। इसका आशय हुआ कि यदि कोई परमाणु शक्ति भारत के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करती है तो भारत को उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा, गैर परमाणु राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं। भारत ने कह दिया कि किसी भी कीमत पर हम उन राष्ट्रों के खिलाफ परमाणु शक्ति नहीं यूज करेंगे जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। ठीक, पाकिस्तान ने भी कर रखा है ना, तो हम पाकिस्तान को कहते हैं कि तुम्हारे पास है तो हम मारेंगे, जिसके पास नहीं है हम उसको कभी नहीं करेंगे, तो वो बेचारा मारेगा भी क्यों। दूसरा, भारत द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह कभी किसी गैर परमाणु राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो परमाणु नीति की 3 चीजें कौन कौन सी? न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता, पहला तो हमने ये बनाया है कि मिनिमम हथियार बना के रखेंगे। दूसरा, पहले प्रयोग नहीं, ये दूसरी नीति है हमारी। और तीसरा,
गैर परमाणु राष्ट्रों के विरुद्ध नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो गैर परमाणु राष्ट्र हैं उनके खिलाफ हम अपने वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी बहुत क्लियरली हमने बोल दिया है। दूसरे शब्दों में, भारत की परमाणु शक्ति से किसी भी ऐसे राष्ट्र को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है जिनके पास परमाणु क्षमता नहीं है। तो हमने क्लियर बोल दिया। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारत द्वारा परमाणु क्षमता का विकास आक्रामक उद्देश्य से नहीं बल्कि रक्षात्मक उद्देश्य से, मतलब हम एग्रेसिव नहीं, ये ध्यान रखिएगा, हम एग्रेसिव नहीं होंगे, हम क्या होंगे, हम डिफेंसिव रहेंगे, मतलब हम अपनी रक्षा के लिए इसको ले रहे हैं, हम एग्रेशन करने के लिए नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इंडिया विल नॉट एग्रेसिवली यूज द न्यूक्लियर वेपन्स, इंस्टीड वी विल यूज इट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इफ एनीबडी विल इंस्टिगेट इट या इंस्टिगेटर्स। तो अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम डिफेंस के इस्तेमाल के लिए, अपनी रक्षा के लिए इस हथियार को रखेंगे, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुल मिलाकर आज जबकि भारत ने परमाणु क्षमता अर्जित कर ली है, भारत की परमाणु नीति यही है कि भारत परमाणु अस्त्र दौड़ का विरोधी, और आज भी हम कहते हैं कि इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया इज अगेंस्ट आर्म, जिसको कहते हैं ना कि आर्मामेंट, रेस टू आर्मामेंट, अगेंस्ट रेस टू आर्मामेंट। शीत युद्ध जब चल रहा था तब दोनों महाशक्तियां खूब हथियार इकट्ठा कर रहे थे, तब भी भारत शस्त्रों की दौड़ में जो दौड़ थी उसके खिलाफ था, और आज भी भारत कहता है कि इंडिया इज अगेंस्ट द रेस टू आर्मामेंट, यानी जो शस्त्रीकरण की दौड़ चल रही है हम आज भी उस दौड़ के खिलाफ हैं, हम कतई उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये भारत ने स्पष्ट बता रखा है। भारत अपने पास न्यूनतम परमाणु क्षमता रखना चाहता है जिससे किसी आक्रमण का प्रतिरोध किया जा सके। भारत का अपनी ओर से यह एक पक्षी वादा है कि वह न तो किसी परमाणु शक्ति क्षमता संपन्न राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु क्षमता का पहले प्रयोग करेगा और न किसी परमाणु क्षमता विहीन राष्ट्र के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से समझ लीजिए क्योंकि परमाणु नीति आप इससे समझ सकते हैं। भारत ने कहा है कि हम न पहले इस्तेमाल करेंगे और न हम किसी गैर परमाणु राष्ट्र के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा क्लियर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैदेशिक संबंध से संबंधित भारत की परमाणु नीति भी समझा दी। अब यहां से भी आपको ये क्लियर हो गया होगा, परमाणु नीति पर कोई भी सवाल आता है तो आप अलग से आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए। कोई डाउट हो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो विश्व राजनीति है इसमें परिवर्तनकारी गठबंधन किस तरीके के हैं, किस तरह के चेंज होने वाले अलायंसेस हो रहे हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में जब विश्व अर्थव्यवस्था अधिकाधिक एकीकृत या वैश्वीकृत हो चुकी है, राज्य व्यवस्था और उसकी संस्थाओं में मौलिक परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो लगभग यूनिफाइड हो चुकी है। एक चीज आप समझ लीजिए, हमने अब तक जो वैदेशिक संबंध देख रहे थे हम, उसमें हमने युद्धों की बात की, उसमें हमने सोवियत संघ और यूएस के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था उसके प्रभाव भी हम देख रहे थे। पर हुआ क्या कि देखिए 1991 में, 91 के बाद दुनिया की परिस्थितियां बहुत बदल गई। बदली इसलिए कि मैंने कई बार आपको बताया है कि इसमें क्या हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध किसके किसके बीच था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो दुनिया में केवल एक सुपर पावर बचा, अमेरिका। दूसरी ओर भारत समेत, भारत ने भी उस समय नई आर्थिक नीति अपनाई। हमारे जो बंद दरवाजे थे अर्थव्यवस्था के हमने खोले, दुनिया के साथ हम व्यापार करने लगे, और बहुत सारे दुनिया के देशों ने आर्थिक सुधार की पद्धति को अपनाया, और पूरी दुनिया में वैश्वीकरण या जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ये तेजी से बढ़ने लगा। यानी पूरी दुनिया एकीकृत होने लगी, यूनिफाइड होने लगी, और पूरी दुनिया एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में बदल रही थी और पूरी दुनिया एक मार्केट के रूप में धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब ऐसा होने से जो शक्ति संतुलन है, जो सामरिक संबंध है, जो पहले संबंध केवल आइडियोलॉजी और युद्धों के स्तर पर डिसाइड होते थे, अब बहुत हद तक वो इकोनॉमिक या आर्थिक स्तर के होने लगे। दुनिया में और बहुत सारे सत्ता के केंद्र में स्थापित होने लगे, मैंने उसकी भी चर्चा की थी। जैसे मान लीजिए आसियान जैसे संगठन आए, इसके साथ साथ G20, G7, इस तरह के कई संगठन भी बने, और अमेरिका तो एक महाशक्ति के रूप में था ही। तो पूरी जो एक ताना बाना दुनिया का था वो धीरे धीरे बदलने लगा। आर्थिक संस्थाओं के विश्वव्यापी संबंध का परिणाम राष्ट्रीय सीमाएं के टूटने के रूप में आया। बिल्कुल ठीक बात।
तो पहले जो नेशनल बाउंड्रीज थी, हर देश की अपनी सीमा थी, उसके भीतर वो रहते थे, वो इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते थे, वो धीरे धीरे पिघलने लगा और पूरी दुनिया एक साथ आकर एक मंच पर बोलने लगी। पूंजी, सेवाएं और जनमानस के परिचालन में अब राष्ट्रीय अवरोधों का कोई महत्व नहीं रह गया। पूंजी यानी कैपिटल, जैसे देख लीजिए, जिसको आपने अभी भी सुना होगा ना, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से आकर पैसा भारत में लगना, या बाहर की पूंजी जाकर भारत की पूंजी बाहर जाकर दूसरे देशों में लगना, ये चीजें बहुत तेज होने लगी पूरी दुनिया में। उसके अलावा लोगों का आना जाना, सर्विसेज, यहाँ का इंजीनियर कहीं अमेरिका में जाकर सर्विस दे रहा है, अमेरिका का व्यक्ति कोई भारत में आकर सर्विस दे रहा है, ये चीजें इतनी बढ़ने लगी और एक दूसरे पर जो निर्भरता थी वो इतने ज्यादा बढ़ने लगी कि अब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सीमाओं का, बाउंड्री का रोक नहीं रह गया। अब देखिए ना कि भारत चीन में इतना तनाव रहता है, फिर भी भारत और चीन में इतना बड़ा व्यापार है, भारत और अमेरिका में इतना बड़ा व्यापार है, तो इसके लिए अब ये युद्धों वाला, ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स अब युद्ध में जल्दी बदलते नहीं है। राज्य का भी परावर्तन हो चला है। परावर्तन यानी स्टेट का जो रोल था ना, हर चीज में जो राज्य डिसाइड करता था कि ये होगा, ऐसे होगा, वो चेंज हो गया। राज्य पहले एक कंट्रोलर के रूप में, यानी जो सरकारें होती थी पहले एक कंट्रोलर के रूप में थी, अब फैसिलिटेटर है कि ठीक है पूरी दुनिया के साथ मिलजुल के करना है, जो हेल्प चाहिए हम कर देंगे। पिछले कुछ वर्ष में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विश्व राजनीति में अब नए मार्ग और नए दिशाएं बन रही हैं। ऐसा लगता है कि 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विश्व राजनीति का नया स्वरूप बनने जा रहा है। अब अमेरिका के वर्चस्व के विरुद्ध सुबुगाहट शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक बात। हमने देखा कि 1991 के आसपास दो ध्रुवी व्यवस्था थी, सोवियत संघ और अमेरिका। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक ध्रुवी यूनिपोलैरिटी आई, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रहा। लेकिन धीरे धीरे अब अमेरिका के महाशक्ति के चैलेंज में भी बहुत सारे देश उठकर खड़े हो रहे हैं और ये चीज दिखाई पड़ रही है। एक ध्रुवी विश्व की अवधारणा को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुध्रुवी विश्व की अवधारणा जोड़ पकड़ने लगी, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिपोलैरिटी टू, ये इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं, ध्यान रखिए, टू मल्टीपोलैरिटी। मतलब अब कोई ऐसा देश नहीं है जो ये आप कह दीजिए कि अपने आप में तुर्रम खाना बनता हो। अब अमेरिका के सामने चीन खड़ा है, रूस चुनौती देता रहता है, भारत जैसी महाशक्तियां बनी है। अच्छा, इसलिए अमेरिका भी अपने आप को कई सारे संगठनों में जोड़ के रखा हुआ है। अभी जैसे मान लीजिए चीन एक शक्ति बनी हुई है, तो अमेरिका ने तुरंत भारत के साथ अच्छा सहयोग बनाना शुरू किया है। आप देखिए कि 1991 के बाद के आसपास तक, जब तक सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान का यूज करना रहता था, तब तक पाकिस्तान को खूब फलाया फुलाया उसने, और बाद में फिर क्या हुआ, पाकिस्तान को छोड़ दिया। कश्मीर के इशू में भी पाकिस्तान के साथ राग अलापता था पाकिस्तान के। फिर बाद में अमेरिका ने बोला कि ठीक है, हम कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए पाकिस्तान को उकसाएंगे नहीं, है ना, या भारत पर बेवजह दबाव नहीं डालेंगे, ऐसा उसने बोला। और अभी अभी जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले कह दिया है कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क के तौर पर देख सकते हैं उसे, या पाकिस्तान की जो परमाणु पूरी शक्ति है अपने पास, वो एक तरह से कह सकते हैं कि उतनी दिशा परक नहीं है, उससे एक खतरा रह सकता है। तो लगातार स्टैंड चेंज हो रहे हैं। अभी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक क्वाड संगठन बनाया हुआ है ना, एक क्वाड संगठन बनाया हुआ है, जो एक तरफ से ये दिखाता है चीन को कि हम एक साथ मिलकर आपका सामना कर सकते हैं। तो इस तरह की अवधारणाएं अब जोर पकड़ रही हैं। विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने का कार्य उसका पुराना प्रतिद्वंदी रूस कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो रूस पहले सोवियत संघ के साथ, मतलब सोवियत संघ के रूप में था, बाद में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, तो आज भी वो अमेरिका के सामने एक चुनौती बनकर उभरता है। अच्छा, अमेरिका से रूस के संबंध ठीक न रहने के कई रीजन हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका हमेशा लोकतंत्र की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, और जो रूस है आज भी देख लीजिए, वहाँ एक ही दल लगभग चलता है, कम्युनिस्ट, और वहाँ पर एक ही पुतिन है, तो 20-20 साल वही राष्ट्रपति हैं। तो एक तो उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो डिफर कर रहा है। दूसरा ये कि अभी भी चीन, रूस बहुत हद तक मिश्रितवादी व्यवस्था तक जा चुका है, पर विचारधारा उसकी अभी भी जो पूंजीवाद है उस तरह की उतनी नहीं है जितनी अमेरिका की है। अच्छा, दूसरा ये कि दोनों देशों ने शीत युद्ध के दौरान खूब हथियार जुटाए, तो दोनों देशों के दुनिया पर प्रभुत्व जमाने का और हथियार का खरीद फरोख्त और बिजनेस करने का, बिजनेस वाला भी प्रतियोगिता चलती रहती है। कभी रूस से ज्यादा भारत ले ले तो अमेरिका नाराज होने लगता है, अमेरिका से ज्यादा ले ले तो रूस नाराज होने लगता है हथियार। तो ये चीजें हैं। पुतिन के नेतृत्व में एक शक्तिशाली रूस का पुनर्उदय हुआ है। पुनर्जीवित शक्तिशाली रूस बहुध्रुवी विश्व की स्थापना के अभियान में सक्रिय है। तो रूस को बार बार ये लगता है कि हम अमेरिका को एक शक्ति बनकर अकेले नहीं रहने देंगे, हम चैलेंज करते रहेंगे। विश्व राजनीति के परिवेश में नए समीकरण उभर रहे हैं। भारत इस परिदृश्य की विशेषताओं को बारीकी से देख रहा है
और अपनी नीति को परिवर्तन भी कर रहा है। बिल्कुल भारत ने भारत शुरू से देखता था कि भाई हम क्यों अमेरिका या सोवियत संघ के पीछे भागे। आज भी भारत विकल्पों की तलाश में रहता है। भारत ने इजराइल से संबंध अच्छे किए हैं, भारत ने अरबी कंट्रीज से भी अच्छे संबंध किए हैं, भारत ने जापान के साथ बहुत संबंध अच्छा किया है, भारत ने दोनों अमेरिका और रूस का भी जहां जहां जो लाभ ले सकता था लिया है, भारत ने ब्रिटेन से भी संबंध ठीक किए हैं। भारत तो दक्षिण एशिया के देश है, पाकिस्तान को छोड़ के लगभग सभी देशों के साथ एक तालमेल बनाने का प्रयास करता रहता है। तो भारत उस हिसाब से अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी भी ले आया, पूरब की तरफ देखो, इस तरह से लगे हुए हैं। भारत अभी भी अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है, जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखना है। तो इंडिया पूरी दुनिया में पीसफुल एटमॉस्फेयर को बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके अलावा भारत जोर से मांग कर रहा है, भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। आजकल सीबीएसई में भी, अलग अलग बोर्ड्स में भी डायनामिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भारत सुरक्षा यानी जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता की मांग किन आधारों पर करता है। तो उसके आधार यही वो बताता है कि भाई देखिए, हम शांति, सुरक्षा और सहयोग जो संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता है वो हम भी चाहते हैं, तो हमारा भी ध्येय वही है और आज तक करते रहे हैं, तो हम इसके सदस्य होने चाहिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। भारत ये भी कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक है यूएन, हम भी एक लोकतांत्रिक देश हैं। तो ये सारी चीजें बार बार भारत कहता है और आज के परिप्रेक्ष्य में भारत अब एक शक्ति के रूप में चुनौती दे रहा है। सन 1991 में सोवियत संघ के पराभव के साथ भारत के सामने समस्या खड़ी हो गई कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कैसे बचाया जाए, क्योंकि तब अमेरिका एकमात्र शक्ति बन गया। जेसी जौहरी के अनुसार भारत ने बदले हुए विश्व परिदृश्य में कुछ कूटनीतिक परिवर्तन किए हैं, जैसे यूरोपीय संघ आर्थिक क्षेत्र में उभरकर अमेरिकी प्रभुत्व को कम कर रहा है, भारत ने इस संघ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए हैं। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, एक चीज आप समझिए, भारत उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन चला पाया, भारत दोनों गुटों से अलग रह पाया। उसका रीजन ये था कि दो गुट थे। मान लीजिए दो गुट थे, यूएस और यूएसएसआर। भारत ने बोला हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए अगर इसके खिलाफ ये हमला करता तो ये आके बचाता कि हाँ भाई वो नहीं जा रहा, तो तुम अपने में क्यों खींच रहे हो, ये करता तो ये बचाता। तो भारत इसलिए न्यूट्रल रह पाया। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो केवल एक महाशक्ति अमेरिका रह गया। अब उस समय जो देश सोवियत संघ में थे वो भी अमेरिका के करीब जा रहे थे। भारत इससे अपने आप को कैसे बचाता? तो भारत ने क्या किया, तुरंत उन जगहों को खोजना शुरू किया जो अमेरिका को चैलेंज कर सकते थे। और इस केस में उन्होंने यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ से अपनी नजदीकी बढ़ानी शुरू की। यूरोप में जर्मनी तथा एशिया में चीन और जापान आर्थिक महाशक्ति हो गए। भारत ने इन देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए। तो ऐसे देश जो एक बड़े शक्ति के रूप में उभर रहे थे, भारत तुरंत उनके करीब जाने लगा। भारत ने रूस से अपने संबंध बनाए रखे हैं, भले ही रूस अब महाशक्ति नहीं है। भारत ने आसियान से घनिष्ठ संबंध बनाए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण एशियाई देशों का जो समूह है जिसमें 10 देश हैं, इन देशों के साथ भी भारत ने अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। लाओस, कंबोडिया, ये सब जो देश हैं, इंडोनेशिया, ताकि जो इन देशों के साथ जो अच्छे संबंध बनेंगे तो भारत एक आर्थिक प्रगति के रूप में उसमें भी आगे बढ़ेगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और इजराइल से भी घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, जबकि शीत युद्ध के काल में भारत के इन देशों से कोई संबंध नहीं थे। अभी जैसे भारत ब्रिक्स में शामिल है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट जो है देश हैं ब्रिक्स के। तो अब इससे भी भारत एक सदस्य के रूप में बना हुआ है ताकि इनसे संबंध अच्छे रहें। जहां तक इजराइल का सवाल है तो हम हमेशा फिलिस्तीन के करीब दिखाई पड़ते थे। इजराइल फिलिस्तीन में भी भारत पाकिस्तान जैसा ही लगभग झगड़ा है। तो अब हम इजराइल के करीब जा रहे हैं। इजराइल एक बहुत अच्छा जिसको कह सकते हैं कि शक्ति संपन्न देश है। किस मामले में? डिफेंस के मामले में। उसके हथियार, उसके जो टेक्नोलॉजी है हथियारों की, वो बड़ी उन्नत है, बेहतरीन है। तो भारत उधर भी जा रहा है ताकि हम क्या करने की कोशिश कर रहा है, शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो अकेला दिखाई ना पड़े, उसको एक बैकअप मिलता रहे। तो ये कुल मिलाजुलाकर इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको समझने थे, जिसमें हमने मुख्य रूप से भारत चीन के संबंध, जिसमें पंचशील की आप चर्चा कर लीजिएगा और युद्ध 1962 के युद्ध की चर्चा कर लीजिएगा, और आज की परिस्थिति में भारत और चीन के बीच में व्यापार की जो स्थिति है उसके कारण युद्ध अवरोध रुकता है, इसकी बात कर लीजिएगा। दूसरा, आप भारत पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसको हम विभाजन की स्थिति से शुरू करेंगे। विभाजन से ले आकर हम फिर 1965 शरणार्थियों की समस्या, फिर 1965 का जंग, 1971 का जंग, कारगिल युद्ध भी उसमें आप लिख सकते हैं, पर वो युद्ध पाकिस्तान के साथ घोषित नहीं था। और आज की स्थिति भी तनावपूर्ण बनी हुई है और कश्मीर इशू बार बार वो उठाता रहता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, ये भी दो चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने चर्चा की कि किस तरह से हमारी जो परमाणु नीति है वो क्या है, कैसे हमने 3 परमाणु नीति घोषित किए कि हम न्यूनतम रखेंगे,
हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे और गैर परमाणु राष्ट्रों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तो इसकी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हमने 1974 में पहला परीक्षण किया, हमने 98 में दूसरा परीक्षण किया और आगे हम किसी परीक्षण के लिए मना करते हैं। हमने एनपीटी यानी अप्रसार संधि पर भी साइन नहीं किया और सीटीबीटी पर भी साइन नहीं किया, हम उसे विभेदकारी मानते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमने चर्चा की कि कैसे नए समीकरण बदल रहे हैं। तो भारत जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए, अमेरिका के पीछे न जाने के लिए, अपने रूप से स्वतंत्र रहने के लिए उन क्षेत्रों के साथ या उन देशों के साथ, उन संगठनों के साथ अपना सहयोग बढ़ाना शुरू किया जो अमेरिका के खिलाफ खड़े या अमेरिका के सामने एक मजबूत संगठन दिखाई पड़ सकते थे। जैसे यूरोपीय संघ हो गया, जैसे आसियान हो गया, भारत ने अच्छे संबंध बनाए। भारत सार्क देशों के समूह में भी शामिल है। भारत आप कह सकते हैं कि क्वाड, हालांकि वो तो अमेरिका के साथ ही है, लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण संगठन बनाकर लगातार एक तरह से, हाँ, भारत ने अरब कंट्रीज के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हैं, भारत ने इजराइल जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और जापान से भी अच्छे संबंध बनाकर शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक क्रक्स हमने चैप्टर का समझा है। इसमें अगर आपको कोई डाउट, समस्या या कंफ्यूजन है तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा ताकि आगे आपको कोई समस्या की सामना न करना पड़े। ठीक है, जरूर फीडबैक बताइएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इसकी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इसकी वेबसाइट है, इसका ऐप है, इसके यूट्यूब मंच पर आप जाकर निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। क्या क्या पढ़ सकते हैं? सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, रेलवे, एसएससी, कंपटीशन, नीट, सारी चीजें आप 100% फ्री पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स और ई बुक्स की भी लिंक्स मिल जाएंगे जहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स मैग्नेट ब्रेन्स के हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनसे लगातार जुड़े रहिए ताकि आपको सारे नए अपडेट्स मिलते रहें, आपको कोई समस्या ना आए, हर जानकारी मिल जाए। एक काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खूब करते रहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।